Good evening. Historic decisions have been taken by the Government of India to partially abrogate Article 370 of the Constitution that confers special autonomous status to Jammu and Kashmir. Except for Clause 1 that says that J&K is a part of India, the rest of Article 370 is on its way out. Rajya Sabha adopted by voice vote a resolution to partially abrogate Article 370 of the Constitution. Rajya Sabha also approved bifurcation of Jammu and Kashmir into two union territories of J&K and Ladakh with 125 votes in favour as compared to 61 against it. And the upper house also approved a bill to extend 10% reservation to economically weaker sections in J&K. The focus now shifts to Lok Sabha, whose nod will be taken for these resolutions and bills next. Over the next 2 hours, we will discuss the implications of the decisions for various sections of society in J&K and what it means in terms of complete integration of J&K with the Union of India. I'm Munmun Bhattacharya and with me is my colleague Arindra Pratap Singh. शुक्रिया मुनमुन। और निश्चित तौर से जिस बात को आज सुबह से देश गवाह बना है वो ऐसा एक ऐतिहासिक क्षण है जिसके बारे में बहुत से राजनीतिक दल बात करना भी सही नहीं समझते अपनी राजनीति के लिहाज से। लेकिन आज मोदी सरकार ने जो एक मादा दिखाया है, जो साहस दिखाया है और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने को लेकर जो एक तरीके से बिल और संकल्प लेकर आए हैं, वो अपने आप में बताता है मोदी सरकार की प्रतिबद्धता, कश्मीर को किस तरीके से विकास के रास्ते पे आगे ले जाना और किस तरीके से जो कश्मीर को लेकर लगातार समस्याएं रहा करती थी। और आज जो बात अमित शाह ने कही कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा एक देश अब अभिन्न अंग के तौर पर एक साथ जुड़ गया, कहीं पे भी विशेषाधिकार जैसी स्थिति परिस्थिति देखने को नहीं है। तो कुल मिला के बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले के आखिर क्या है मायने, हम इस पर लगातार चर्चा करेंगे, मेहमानों से बातचीत भी करेंगे और इसकी तमाम बारीकियों से आपको रूबरू भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने संबंधी संकल्प को राज्यसभा की मंजूरी। अमित शाह ने कहा प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति से लिया गया फैसला। लोकसभा में भी पेश हुआ संकल्प, कल होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने और केंद्र शासित प्रदेश का बनाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा में 61 के मुकाबले 125 मतों से हुआ मंजूर। अमित शाह ने कहा हालात सामान्य होने पर फिर से दिया जा सकता है पूर्ण राज्य का दर्जा। राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार देने वाला 1954 का 35A से जुड़ा कानून हुआ खत्म। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में होंगे लागू। अमित शाह ने कहा 370 के हटने से रक्तपात के युग का होगा अंत। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा जम्मू कश्मीर समस्या के समाधान करने का यही है एकमात्र रास्ता। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के मसले पर सरकार को तमाम विपक्षी पार्टियों का भी मिला समर्थन। बीएसपी, टीडीपी, वाईएसआर, बीजेडी और आम आदमी पार्टी ने किया सरकार का साथ। टीएमसी और जेडीयू ने किया वॉकआउट, कांग्रेस ने किया विरोध। सरकार के आज के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश भर में जश्न। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज समेत तमाम नेताओं ने फैसले को बताया ऐतिहासिक। शिवसेना और एलजेपी जैसे तमाम दलों ने किया खुलकर समर्थन, बटी मिठाइयां। जम्मू कश्मीर में फैसले के बाद लोगों ने किया स्वागत। लेह लद्दाख में भी जश्न का माहौल। आरएसएस ने की सराहना, कहा राष्ट्रीय हितों को मोदी सरकार रखती है सर्वोपरि। फैसले के बाद सुरक्षा की गई कड़ी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर के निवासियों, खासतौर पर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया आदेश। सोशल मीडिया पर भी निगरानी के निर्देश।
तो देख रहे थे आप इस वक्त की सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। जम्मू कश्मीर को लेकर जिन प्रावधानों पर राज्य की सियासत अक्सर गरमाती रहती थी, आज ऐसे ही अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को हटाने का संकल्प और विधेयक मोदी सरकार ने राज्यसभा में पेश कर दिया, जो पास भी हुआ। ये कदम न सिर्फ मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है, बल्कि जम्मू कश्मीर के विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। देश के लिए केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। जम्मू कश्मीर से हटा आर्टिकल 35A, राज्य से हटेगा अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर का 2 भागों में विभाजन। जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख भी होगा केंद्र शासित प्रदेश। देश की आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लिए सोमवार 5 अगस्त का दिन इतिहास रचने वाला था। सोमवार को जो कुछ फैसला लिया गया वो कश्मीर के लिए बेहद ऐतिहासिक था। केंद्र सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए न केवल राज्य से अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को हटाने का फैसला किया, बल्कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी कर ली है। राज्यसभा ने दिन भर चली चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया। सब्जेक्ट टू करेक्शन, ayes 125, no 61, abstain 1. The motion is adopted. चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। इस देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहना पड़ा, बहुत सारे सदस्यों की भावना है, हम अभी ये उचित समय नहीं है, कुछ ही समय के अंदर इस पर सोच विचार कर कदम उठाएंगे, संवैधानिक कदम उठाएंगे। मेरा जन्म 64 में हुआ था, सब 55 साल चले गए, ये उचित समय आया नहीं। उचित समय तब आया जब श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, इसमें कोई उचित समय की जरूरत नहीं थी, पॉलिटिकल विल चाहिए थी। मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था, और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने कहा कि 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार बढ़ा, फला फूला, गरीबी घर करती गई, वहां के लोगों को आरोग्य की सुविधा नहीं मिली, वहां पर विकास नहीं हुआ, वहां बेहतर शिक्षा नहीं मिली। घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। मान्यवर, वहां के आरोग्य को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आरोग्य की भी, उसका कारण भी 370 है। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है, और आतंकवाद की जड़ भी 370। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से असल रूप में भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा। 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है, और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। शेड्यूल बता दो, जम्मू कश्मीर राज्य है वो तो मैं मानता हूं, मगर मुझे बताइए कि भारत की दोनों संसद जो कानून पारित करती है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है क्या? जम्मू कश्मीर के नागरिकों को उसका फायदा मिलता है क्या? सरकारें कानून सरकार चलाने के लिए नहीं बनाती, सरकारें कानून नागरिकों के भले के लिए बनाती है, भले के लिए। अमित शाह ने देश को भरोसा दिया कि राज्य के हालात सुधरने पर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा वापस लेकर पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने यूटी बनाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करी। मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, हम इसको फिर से स्टेट बनाने के लिए और मैं आज इस सदन से के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है और इसमें हमें कोई मतभेद, कोई
वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में भी एक संकल्प पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करना और जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा समाप्त करने के आदेश के बाद प्रस्ताव पेश करते हुए शाह ने सदन से विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी, जिसे सदन ने दे दिया। मंगलवार को लोकसभा में इस पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेकर ये साफ कर दिया कि सरकार की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है और वो जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका सही हक दिलाकर रहेगी। सुधाकर दास और पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने जो साहसिक कदम उठाया है उसे न सिर्फ एनडीए का समर्थन मिला है बल्कि एनडीए के बाहर से भी कई राजनीतिक अन्य दलों का समर्थन भी खुल के मिला है। राज्यसभा में आज जब इस विषय पर चर्चा हुई तो विपक्षी दलों ने अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को लेकर अपनी अपनी राय तो रखी, लेकिन कोई भी दलील इतनी प्रभावी नहीं थी जो तार्किक आधार पर ज्यादा देर टिक पाती। सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक हुई तो पूरे देश की नजर इस पर लगी थी कि इसमें क्या फैसला होता है। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद फैसले की जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही गृह मंत्री अमित शाह ने जब सदन में संकल्प और विधेयक पेश किया तो तस्वीर साफ हो गई। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। अमित शाह ने जो 2 संकल्प और 2 विधेयक पेश किए उनमें अनुच्छेद 370 के खंड 1 के अलावा कोई भी खंड राज्य में लागू नहीं होने से जुड़ा प्रस्ताव शामिल है। दूसरा प्रस्ताव जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा की शक्तियां संसद में निहित होने से जुड़ी थी। इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक के साथ ही जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक भी पेश किया गया। संकल्प और विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हमेशा से ही अस्थायी रहा है और पहले की सरकारों ने राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में और वोट बैंक की राजनीति के चलते इसे नहीं हटाया। संविधान जब बना तब से धारा 370 को अस्थायी माना गया। क्यों अस्थायी माना गया? अस्थायी इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, इसके आधार पर वोट बैंक बनानी थी। हमें ना वोट बैंक बनानी है, ना हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। नरेंद्र मोदी जी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के धनी है, इसलिए आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया है। इसके बाद सदन में इस पर चर्चा हुई जिसमें एनडीए ने इसका जोरदार समर्थन किया। Members will forget the differences that they had otherwise ideologically and come together today to say we couldn't do it, but we are happy that you're doing it. We are with you while you're doing it. To give a message to the entire country that 1994, that resolution which was passed in Lok Sabha here about Jammu and Kashmir being an integral part of India, and not just the Jammu and Kashmir which is with India now, but also that Jammu and Kashmir which is under the occupation, illegal occupation of Pakistan. It was a resolution passed in Parliament here. And if that is truly a resolution which was unanimously passed, shouldn't we be keeping up to the letter and spirit of that passing of that resolution? इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, ये कैसे चलेंगे? और इसलिए ये अलगाववाद क्यों बढ़ा? कभी तो एक बार झांक कर देखें, हम एनालिसिस करें
आपने जम्मू कश्मीर के लिए जिस तरह से अलग प्रोविजन किया और लगातार अलगाववाद की एक नई भावना पैदा हुई, उसमें भी उसका कारण है, ये हमें समझना चाहिए। हटाने की बात जब गृह मंत्री जी आप कर रहे थे तो पूरे देश में नहीं, मुझे लगता है जहां जहां भारतीय पूरे विश्व में बैठे हैं, पूरे विश्व में एक आनंद का, एक उत्साह का माहौल। 370 को हटाने का मतलब है एक भस्मासुर को खत्म करना, एक शैतान को खत्म करना, एक कलंक को नष्ट करना, जो 70 साल से ये देश ये संविधान लेकर जी रहा था। Article 370 only temporary in nature. So now the central government rightly brings these 2 resolutions and also the 2 enactments. And the Honorable Amma is well known for her upholding the sovereignty and integrity. So we, the ADMK government, Amma's government and ADMK party support the 2 resolutions and support the reorganization bill and also the reservation bill. इसके अलावा तमाम दलों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और ज्यादातर ने इसका समर्थन किया। देश का संविधान वहां लागू नहीं हो पाएगा, एक भारत का नागरिक वहां जमीन नहीं खरीद कर पाएगा, और हम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री को कि आज सही अर्थ में इन रियल सेंस ऑफ द टर्म जम्मू एंड कश्मीर बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया टुडे ओनली। जितनी अचीवमेंट्स हुई है उसमें सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूं कश्मीर के लोगों ने, जिन्होंने मदद की है फोर्स की, आर्मी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और सिक्योरिटी पुलिस, और ये विश्वास के साथ कि महाराजा हरि सिंह ने एकॉर्ड किया, एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए। उन्होंने पाकिस्तान को चूज नहीं किया, कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान को अपना देश नहीं मांगा, एक धर्म होने के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान को अपना देश माना। पूरी तरीके से समर्थन करती है और हम चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए, और 370 पे और उस पे जो दूसरा बिल है उसमें हमारी पार्टी कोई विरोध नहीं कर रही है। अलगाववाद, आतंकवाद का हमेशा हम विरोध करते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी आज इस बिल का समर्थन करती है। तमाम दलों ने जिस तरह से विधेयक का समर्थन किया, उससे साफ है कि देश सरकार के इस फैसले में पूरी तरह से साथ है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 के हटाने के रिजोल्यूशन और राज्य के पुनर्गठन के बिल के पारित होने के बाद सदन से अब ये माना जाए कि ये लोकसभा में जाएगा और वहां से भी पारित होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस पूरे मसले पर सरकार को जहां कुछ विपक्षी सदस्यों का समर्थन मिला, वहीं कुछ विरोधियों ने विरोध के नाम पर सीमाएं भी तोड़ दी। लेकिन इस पूरे मामले में जनता की जो आवाज़ है अब नए जम्मू कश्मीर के रूप में देश के सामने होगी। अपने सहयोगी नीरज सिंह और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। Rajya Sabha also approved a bifurcation of Jammu and Kashmir into 2 union territories of J&K and Ladakh with 125 votes in favour as compared to 61 against it. The reorganization bill provides for formation of union territory of Ladakh without a legislature and a separate one for Jammu and Kashmir with legislature. It's a historic day for India. The Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 was passed by Rajya Sabha. The valley will be bifurcated into 2 separate union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The bill was introduced amid uproar by opposition in Rajya Sabha. First, Home Minister Amit Shah moved a resolution in the House to abolish Article 370 after the President issued a notification. And then he moved the Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019.
He said the Union Territory in Ladakh will have no legislature. Just after this announcement by Home Minister, the House witnessed strong protest from the opposition, with leaders raising slogans and storming the well of the House. But some parties extended full support to the resolution and the bill. The reorganization bill provides formation of Union Territory of Ladakh without legislature and a separate one for Jammu and Kashmir with legislature. The Home Minister informed the House that President Ramnath Kovind has signed the official notification abrogating Article 370. And since the Jammu and Kashmir Constituent Assembly no longer exists and the State Assembly stands dissolved, the powers of the Assembly rest with both Houses of Parliament. A copy of President's order was also distributed in the House. राष्ट्रपति महोदय ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समाप्त हो चुकी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अधिकार जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में निहित होते हैं। चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार इस दोनों सदन के अंदर निहित है और राष्ट्रपति के ये ऑर्डर को हम शादी बहुमत से पारित कर सकते हैं। Home Minister also moved the bill to extend reservation for economically weaker section in educational institution and government jobs in Jammu and Kashmir. The reservation will be besides existing reservation for SC, ST and OBC. With Parliament team, Newsnight Desk, DD News. तो आज बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है, लेकिन आज का जो दिन है किस लिहाज से सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ा और आज जो जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इस फैसले के मायने क्या है, इसका विस्तार से और सिलसिलेवार आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, पॉइंट दर पॉइंट, एक एक पॉइंट के आधार पे कि आखिर आज बड़े मुद्दे के आधार पे आखिर हुआ क्या है, संसद में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं और किस तरीके से इस बिल के प्रमुख प्रावधान हैं और सुबह से लेकर अभी देर शाम तक का घटनाक्रम का क्या रहा है। आपको सिलसिलेवार हम ग्राफिक्स के नजरिए से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आज क्या हुआ है। अमित शाह की ओर से राज्यसभा में 2 संकल्प पेश किए गए। राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 370(1) के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड के 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे प्रावधान को आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने संकल्प पढ़ा, जो 2 संकल्प थे उन 2 संकल्पों को उन्होंने सामने रखा है और दिनांक 5 अगस्त 2019 से उक्त अनुच्छेद के सभी खंड 1 के अलावा निष्प्रभावी होंगे। एक खंड के अलावा बाकी सभी यानी 370 के सभी खंड जो है निष्प्रभावी होंगे। वो एक उन्होंने संकल्प पढ़ा। दूसरा संकल्प क्या था उसको भी हम आपको बताते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को इसलिए संदर्भित किया है क्योंकि इसका हम आपको आगे का टेक्स्ट भी दिखाएंगे, लेकिन वो संकल्प में महत्वपूर्ण तरीके से लिखा हुआ है कि 19 दिसंबर 2018 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई उद्घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा की शक्तियां इस सभा में निहित है। ये एक तरीके से 2 महत्वपूर्ण संकल्प हुए हैं और वो संकल्प के का जिक्र किया है। इसके अलावा ये सभा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को स्वीकार करने के लिए विचार व्यक्त करने का संकल्प करती है। ये 2 संकल्प जो आज अमित शाह जी ने पेश किए थे, गृह मंत्री ने, वो उसका हमने आपको जिक्र किया। इसके बाद में क्या और चीजें घटित हुई हैं वो हम आपको बताते हैं कि 2 बिल भी पेश किए गए, विधेयक पेश किए गए हैं। एक है जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 यानी कि उसका जो पुनर्संरचना होगी उसके बारे में जिक्र किया गया। ये एक विधेयक है, 2 संकल्प के बाद एक विधेयक ये। इसके अलावा दूसरा विधेयक है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं क्योंकि 2 संकल्प और 2 विधेयक है। दूसरा विधेयक है जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक यानी 10% आरक्षण जो कि गरीब तबके के लोगों को दिए जाने की बात थी, पूरे देश भर में था लेकिन JNK में नहीं था, अब वो भी आज से होगा। राष्ट्रपति की ओर से जारी आदेश में किस प्रकार की बात की गई है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया जम्मू कश्मीर सरकार से संबंधित संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होगा आदेश 2019। उन्होंने आज उसको आदेश को लागू कर दिया है। जिस बात के जिक्र किया गया था कि जो राष्ट्रपति के माध्यम से ही उस वक्त लागू किया गया तो उसको आज उन्होंने निष्प्रभावी किया है। ये जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 1954 का स्थान लेगा। जो 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से डाला गया था उसकी जगह आज राष्ट्रपति ने अपने अगले आदेश को सामने रखा। इस आदेश के जरिए राज्य से 35A खत्म होगा। जो 35A आर्टिकल 35A जोड़ा गया था
राष्ट्रपति के द्वारा 1954 में वो खत्म होगा और ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, तत्काल प्रभाव से लागू होगा तब, जबकि ये गजट एक तरीके से निकल गया है। राज्य में भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू करने का प्रावधान है इस आदेश में। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति की ओर से जो आदेश जारी किया गया है वो अपने आप में बताता है। नए आदेश के मुताबिक जम्मू एवं कश्मीर के सदर रियासत का मतलब राज्य के राज्यपाल से है। ये शब्द सदर रियासत इस्तेमाल किया जाता था, उसकी जगह मायने है राज्यपाल। राज्यपाल जो कि केंद्र के माध्यम से किसी राज्य में उनकी नुमाइंदगी करते हैं। और जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार के निर्देशों को अब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के निर्देश के रूप में जाना जाएगा। इस बात को भी राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश जारी किया गया उसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है, सदर रियासत की जगह राज्यपाल को माना जाए और राज्यपाल के द्वारा निर्देशित जो भी आदेश होगा वो राष्ट्रपति के आदेश के तौर पर माना जाए। अब महत्वपूर्ण यह है कि जो 370 और 35A हटने वाला है, उसके आखिर मायने क्या है। पहले इसमें क्या प्रावधान थे, अब जबकि ये बदलाव हो जाएगा तो उसमें क्या प्रावधान होगा, अभी की बात, और बाद में जब ये लागू हो जाएगा उसमें क्या प्रावधान। अभी सिर्फ केंद्र सरकार रक्षा, विदेश मामले और संचार पर कानून बना सकती है, सिर्फ 3 पे। बाकी पे राज्य अपने खुद के कानून बनाता है, वो केंद्र से कहीं से भी गवर्न नहीं होता है, लेकिन ये बदल जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान है, वहां पे 2 संविधान विधान की बात की जाती है और कश्मीर का अलग संविधान होगा खत्म, भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू होगा इस प्रावधान के आने के बाद में। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। अभी क्या है, जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा भी है, तिरंगे के अलावा राज्य का अपना झंडा भी होता है, यानी कि 2 झंडे की वहां पे व्यवस्था है। लेकिन अब ये बदलाव हो जाएगा तो सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज जो कि हमारा तिरंगा है वही एकमात्र झंडा होगा जो पूरे देश के लिए है, वही जम्मू कश्मीर के लिए है। तो इस प्रकार के कई प्रावधानों में बदलाव होने जा रहा है, उसमें से हम आपको सिलसिलेवार बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या व्यवस्था है, किसी दूसरे राज्य के लोग जमीन जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते हैं। जमीन खरीदने का अधिकार सिर्फ राज्य के लोगों के पास है, कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति नहीं ले सकता। लेकिन ये बदल जाएगा, बाद में अब कोई भी नागरिक वहां पे जमीन खरीद पाएगा। इस प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ में ये पूरा प्रावधान लेकर आया जा रहा है। एक और प्रावधान की बात करें तो नए राज्यों के लोगों को बाद में बसने का अभी अधिकार नहीं है जो अन्य राज्य के लोग हैं, लेकिन बाद में देश के कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जाके जमीन खरीद के रह सकते हैं, बस सकते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। तो ये प्रावधानों में अभी क्या व्यवस्था और बदलाव क्या होगा। कश्मीरियों को फिलहाल मिली है दोहरी नागरिकता, कश्मीर की नागरिकता होती है और भारत की नागरिकता होती है। उसके बाद जब बदलाव हो जाएगा तो सिर्फ भारतीय नागरिकता ही रह जाएगी, क्योंकि पूरे देश भर में सिर्फ भारतीयता की ही एक नागरिकता होती है, कोई दूसरी नागरिकता होती नहीं है। बाहरी व्यक्ति से शादी करने पर कश्मीरी महिला के अधिकारों का अधिकार खत्म हो जाते हैं, उनके बच्चों के अधिकार खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है वर्तमान में, लेकिन यानी महिलाओं के उनके जो मौलिक अधिकार उसके खिलाफ है। लेकिन अगर ये बदलाव होगा तो राज्य के बाहर के नागरिक से शादी करने पर भी सुरक्षित रहेंगे कश्मीरी महिला के अधिकार, उसके बच्चे के अधिकार। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, कम से कम महिलाओं, जो कि राज्य की महिलाएं, उनके समर्थन के आधार पर कहा जा सकता है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य अभी लागू नहीं होते हैं, लेकिन जब ये प्रावधान लागू हो जाएगा यानी 370 हट जाएगी तो उसके बाद में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, पूरी व्यवस्था या कहा जाए पूरा संविधान जो है वो मूल रूप में वहां पे लागू होता नजर आएगा। अभी भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों जिसमें राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज है, अगर आप उसका अपमान करते हैं जम्मू कश्मीर में तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन जब प्रावधान आ जाएगा तो उसके बाद में अगर आप राष्ट्रीय प्रतीकों का चाहे राष्ट्रीय ध्वज हो, चाहे राष्ट्रगान हो, अगर आप उसका अपमान करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कम से कम ये हमारे अपने प्रतीकों के एक सम्मान के प्रति एक बड़े बदलाव के तौर पर आएगा। तमाम अन्य प्रकार के बदलाव भी लगातार हम देख रहे हैं, उसमें आर्थिक आपातकाल अनुच्छेद 360 लागू अभी फिलहाल नहीं होता है, लेकिन यह व्यवस्था भी कम से कम केंद्र के द्वारा अगर आर्थिक आपातकाल की व्यवस्था लागू करने की स्थिति आती है तो कम से कम केंद्र के पास इस बात का हक होगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। अभी सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, बल्कि सभी जगह देश में लागू होता है। लेकिन बाद में यानी ये प्रावधान आने के बाद में सूचना का और शिक्षा का अधिकार लागू हो पाएगा। आरटीआई जैसी व्यवस्था न होने से भ्रष्टाचार की लगाम नहीं लग पाती है। राज्य के बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं राज्य सरकार की नौकरी, यानी बाहरी लोग जो राज्य की स्टेट गवर्नमेंट की जो नौकरियां उसको नहीं ले पाते, लेकिन इस व्यवस्था के बाद बाहरी लोग भी जो राज्य सरकार की नौकरियां हैं उनके लिए एलिजिबल होंगे। ये अपने आप में एक बड़े बदलाव के साथ में होगा। कैग नहीं होता है राज्य में लागू, कैग होगा राजू, यानी कि जो ऑडिटर जनरल की एक पूरी व्यवस्था होती है कि आप जो खर्च कर रहे हैं क्या वो सही है गलत है, उसकी जो ऑडिट हुआ करता है वो व्यवस्था फिलहाल अभी नहीं है और शायद इसी वजह से एक बड़ा भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है और बदलाव के बाद में ये लागू हो पाएगा। भारतीय कानून पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं, भारतीय कानून पूरी तरीके से लागू
हो पाएंगे जब ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। कश्मीरी महिलाओं पर लागू होता है शरिया कानून, ये इस वक्त की एक बड़ी विडंबना है, और कश्मीरी महिलाओं पर नहीं लागू होगा शरिया कानून तब जबकि ये नया प्रावधान आ जाएगा, यानी कि महिलाओं के हक उनके सुरक्षित रह पाएंगे। राज्य की पंचायतों को अभी नहीं है कोई भी अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो तमाम अधिकार मिले हैं वो नहीं है। नई व्यवस्था के तहत वो पंचायतों को पंचायती व्यवस्था के तहत अधिकार मिल जाएंगे, यानी पंचायती समृद्ध हो पाएंगी, सशक्त हो पाएंगी। राज्य के अल्पसंख्यकों जिसमें हिंदू और सिख समुदाय के लोग हैं उनको मौजूदा 16% आरक्षण की जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है, यानी जो जम्मू कश्मीर में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। नई व्यवस्था में जो जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक लोग होंगे उनको उनके आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। ये व्यवस्था लागू होगी, अपने आप में एक बड़े प्रावधान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कई ऐसी चीजें इसको हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा व्यवस्था क्या है और जब ये बदल जाएगी तो नई व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव आएंगे। ये अपने आप में न सिर्फ लोगों के जो आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं फायदा देते नजर आएंगे। कश्मीरी लड़की से शादी करके पाकिस्तानी युवक कर लेता है भारतीय नागरिकता हासिल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स के तौर पर है कि कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति अगर कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो उसको कश्मीर की जो नागरिकता है वो मिल जाती है, उस नाते वो भारतीय नागरिकता भी हासिल करता है। और बाद में इस प्रावधान के तहत कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति महज शादी करके किसी कश्मीरी लड़की से इस प्रकार की नागरिकता हासिल नहीं कर पाएगा। अलगाववादी अनुच्छेद 370 का उठाते हैं फायदा, और अलगाववादियों का जो फायदा उठाने की जो कोशिश है वो इस प्रकार के नए प्रावधान के बाद में रुकती हुई नजर आएगी। ये अपने आप में बड़ी चीज है। राज्य की विधानसभा का कार्यकाल मौजूदा स्थिति में 6 वर्ष होता है, जो कि अब पूरे देश की तरह आने वाले वक्त में 5 साल ही हो जाएगा। सिर्फ इकलौता JNK है जहां पर 6 साल की व्यवस्था है, बाकी सब जगह 5 साल की व्यवस्था है। आपको जल्दी से बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है आर्टिकल 35A। संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। ये 35 एक तरीके से 1954 में जोड़ा गया था, राष्ट्रपति के अधिकार के आदेश के आधार पर वो व्यवस्थाएं बताता है। 1954 के राष्ट्रपति के आदेश से ये संविधान में जोड़ दिया गया था। 35A आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, जो विशेषाधिकार के तौर पर एक तरीके से देखा जाता है, वहां के लोगों को जो विशेष अधिकार मिले हैं। राज्य के स्थानीय निवासियों की पहचान और अधिकार सुरक्षित करने के लिए 35A के उपबंध को जोड़ा गया था संविधान में। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते, इस बात की व्यवस्था या सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी। यह अपने आप में 35A का एक मुख्य अंग था। सभी जो बाहरी लोग हैं वो राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकते हैं, ये भी उसमें कहीं जोड़ा गया था। जो राज्य के लोग हैं उनके हित को सुरक्षित करने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में बाहरी लोग दाखिला नहीं ले सकते, इस बात का भी सुनिश्चित करने की बात की गई थी 35A में। और राज्य सरकार की सहायता के आधार पर भी जो वहां पे शिक्षा व्यवस्था है उसका कोई फायदा नहीं उठा सकते, कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं 35A के तहत। अगर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है तो ये 35A जो जोड़ा गया था 1954 में। कुछ और तथ्यों से आपको जल्दी से रूबरू कराते हैं और हम बताते हैं कि राज्य का जो पुनर्गठन की जो बात की गई है उसका आखिर मायने क्या, उससे होगा क्या। फिलहाल जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। जो राज्य पुनर्गठन का पूरा आज व्यवस्था का बिल लेकर आए हैं उसमें आखिर क्या प्रावधान है। जम्मू कश्मीर अब विधानसभा के 7 केंद्र शासित प्रदेश होगा। जैसे दिल्ली में विधानसभा भी है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश भी है, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर होगा। लेकिन लद्दाख अब बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा, जैसे कि चंडीगढ़ के बारे में कहा जाता है। यह लद्दाख की अपने आप में व्यवस्था होगी। तो ये नए जो पुनर्गठन का जो पूरा राज्य पुनर्गठन की बात है उसके बाद आखिर क्या चीजें होती नजर आएंगी। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा जो अभी तक है वो खत्म हो जाएगा। विशेष प्रावधान, विशेष शक्तियां जो उसको मिली हुई हैं वो खत्म हो जाएंगी और सभी राज्यों के जैसा ही उसका भी एक समान का दर्जा होगा, जिस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों का होता है। जो अधिकार उनके पास में होते हैं वो तमाम चीजें अपने आप में उसको लागू होंगी। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं आपको सिलसिलेवार बताने की कि आखिर ये पूरी व्यवस्था जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 70 साल से किस प्रकार के एक बैगेज को ढोया जा रहा था उसमें आखिर क्या चीजें थी। हम आपको जल्दी से बताने की ये भी कोशिश करते हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है, किस प्रकार से सुबह से घटनाक्रम रहा है। सुबह 8:30 बजे दिन भर आज क्या हुआ उसको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ में बैठक की। ये सुबह 8:30 बजे बैठक शुरू हो गई थी। लगभग 45 मिनट तक ये बैठक चली है और ये लगभग 8:30 पे शुरू होने के बाद में बैठक खत्म हुई है 9:15 बजे के आसपास में। ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई थी आज सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद में कैबिनेट की बैठक हुई है सुबह 9:30 बजे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया सुबह 9:30 बजे कि आखिर इस प्रकार के प्रावधान को लेकर सामने आया जाएगा कि और नई व्यवस्था के साथ में आगे बढ़ा जाएगा। तो आज दिन भर क्या हुआ घटनाक्रम उसको आपको सिलसिलेवार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे PM की बैठक हुई, उसके बाद 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक हुई है और उसके बाद में
गृह मंत्री अमित शाह कैबिनेट की बैठक से 10:15 पे बाहर निकले हैं। जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है 10:15 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह अपने कागजों के साथ में बाहर निकले और उनका आज हंसता हुआ चेहरा हमने पार्लियामेंट में आते समय भी देखा था। करीब 11:15 के आसपास में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपना प्रस्ताव और विधेयक पेश किया, यानी जो संकल्प था और उसके अलावा जो विधेयक था वो उन्होंने पेश किया। 11:15 के आसपास गृह मंत्री ने राज्यसभा में प्रस्ताव पर एक लंबा बयान दिया। उन्होंने बताया कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। उसके बाद में दिन भर आज सदन में चर्चा हुई है और राज्यसभा में शुरू हुई विधेयक पर चर्चा जो काफी शाम तक चली है और उसके बाद में एक बार फिर से गृह मंत्री की ओर से उस पर जवाब दिया गया और उसके बाद में हमने देखा कि आज किस तरीके से आज ये बिल जो है पास होता वहां से नजर आया है। और राज्यसभा से लंबी चर्चा के बाद विधेयक आज पास हो गया। ये दिन भर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को बता रहा है क्योंकि आज बेहद ऐतिहासिक दिन संसद की कार्रवाई के लिहाज से आज एक बड़ा काम हुआ है। किस तरीके से ये चीजें हुई तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। हम लगातार कोशिश की आपको सिलसिलेवार बताने की आखिर आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है, अब ये इतिहास किस तरीके से नए आयामों को खोलेगा, इस पर हम करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो याद है ना बच्चों, 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं। खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। खाना ढककर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बेस्ट जो आपके बच्चे को कर देते हैं बेस्ट। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? Welcome back. You're watching a special edition of Newsnight on the historic decisions taken by the Government of India today to partially abrogate Article 370 of the Constitution that accords special autonomous status to Jammu and Kashmir. Besides bifurcation of Jammu and Kashmir and Ladakh into 2 union territories, J&K will be a union territory with legislature, Ladakh will be union territory without legislature, and the Rajya Sabha also gave its nod to a bill to grant 10% quota for economically weaker sections in the state. We'll discuss all that and more with a special panel that we have with us. I'm pleased to introduce Lieutenant General retired Sanjay Kulkarni. He is a security expert, Praful Ketkar, editor-organizer, and Kamar Raga, expert on foreign and strategic affairs. I welcome you all to Newsnight. Let me begin with you, Praful Ketkar. Shyama Prasad Mukherjee laid down his life for abrogation of Article 370. He did not want a permit system. We know what happened to him in 1950s when he died in a Srinagar jail. He was fighting against the permit system. Today, would you say that it is mission accomplished after around 70 years? It is certainly a tribute to the founder of Janasangh, who it was a first, after independence, it was the first political sacrifice for the unity and integrity of the nation. Of course, our soldiers fought from 1947-48 itself, but politically, for securing or ensuring India's unity and integrity. But I'll make one correction, Manmohan, and this is for the larger understanding. Please, it was never a special autonomous status. This
provision of, complete implementation of the Indian constitution was there for each and every princely state. All princely states signed the same instrument of accession. This is the misinformation carried out by certain elements in Jammu Kashmir and propagated by Pakistan. It was never a special autonomous status. It was a transient provision thanks to the aggression by Pakistan. The then Jammu Kashmir Assembly could not complete that process because the Constituent Assembly could not come into existence because of that aggression. So it was a transient provision created by the Constituent Assembly of India, so that eventually whenever Constituent Assemblies constituted in Jammu Kashmir, they will adopt the entire Indian constitution. It came into existence in 1953, but again in a rigged fashion by Sheikh Abdullah, without any real election, and use or rather misuse this provision of 370 to further these provisions of so-called, the transient status was converted into a so-called special status by 1954 order. Now that 1954 order is just nullified, 370 as part of the Indian constitution will remain, but it will not and cannot be used or misused as an obstacle to implement the provisions of the Indian constitution to the territory of Jammu and Kashmir and even Ladakh. बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण खबर आगा साहब, आपको लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब आज अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाना बेहद जरूरी थे, क्योंकि जो व्यवस्थाएं अभी तक चल रही थी उससे बहुत नुकसान हुआ था। किस तरीके से आप इस कदम को देखते हैं और क्या फायदा आने वाले वक्त में? देखिए, उन्होंने बहुत सी चीज़ों का वायदा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक तो पहली बात ये कही है कि वहाँ जो रिजर्वेशंस मिलने चाहिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो बहुत पिछड़ गई हैं कि पिछले 50-60 साल में, उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। फिर उसके अलावा आपने एक लंबी लिस्ट अभी बना के हम लोग को दिखाई और सुनाई भी है, वो सारे चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। उसके अलावा भारत का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से बहुत जाएगा, जिससे नई फैक्ट्रीज़ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी वहाँ के अंदर, जो नहीं हो पा रही हैं 370 के कारण वर्ष। फिर उसके अलावा ये भी है, वीमेन की एक बड़ी समस्या थी वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे बड़ी दुश्वारियाँ औरतों को आ रही थी शरिया लॉ के चलते हुए, वो अब ख़त्म हो जाएगा। तो उससे वीमेन का इमेंसिपेशन, प्रॉपर्टी राइट्स और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें उनको जो रुकावटें आ रही थी वो आएंगी। दूसरी एक बात ये भी थी कि जो जिहाद वहाँ पे चल रहा था जी, ये उसका लॉजिकल कंक्लूजन। जिहाद के चलते हुए वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई। We'll explore that point further, Mr. Agha, with Lieutenant General Sanjay Kulkarni. Mr. Kulkarni, today Home Minister Amit Shah said in Parliament that with Article 370, terrorism could never be eradicated from Jammu and Kashmir. Is there hope now that terrorism will be eradicated finally and there will be normalcy and people of J&K will be able to live peaceful lives and they will usher into development? All these two, both Article 370 and 35 alpha, the removal and abrogation of this has only led to one major change, which I look at it as the change of mindset. If the mindset changes, the integration is possible and would be possible. Now, the terrorism, as what has been brought out, is the mindset. They're not feeling a part of this country led to terrorism. The abrogation of these two, they would now at all times be feeling that they are part of this country, and the entire country now knows for 100, not that on 26th of October 1947 the accession was final. They were part of this country. There was no denying the fact. But the very fact that these articles came in as ifs and buts, that led to people thinking, and the kind of a feeling that they could at some point of time, and then you had a neighbor which was inimical to us, at all times wanting to instigate these people to come out of it. बिल्कुल, ये अब महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पे हम विस्तार से आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र इस वक्त हमारे साथ में जम्मू से जुड़ गए हैं। अश्विनी, इस पूरे आज के घटनाक्रम के बाद में किस प्रकार के रिएक्शंस आपको देखने को मिले हैं जब आपने तमाम लोगों से बात की, अगर हम जम्मू के लिहाज से बात करें तो?
जी आरेंद्र, अगर देखें तो निश्चित तौर से ये एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने का दिन था और इतिहास ने करवट ली है और नया इतिहास लिखने का दिन है। क्या महसूस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग, क्योंकि जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन किया जाना, लेकिन पुनर्गठन राज्यों का होता है, यहाँ के लोगों के लिए तो एक तरीके से वो पुनर्जीवन जैसा है। खुद हमारे साथ बहुत ऐसे युवा हैं, बहुत ऐसे विस्थापित भी हैं जो कि 1947 से भी आकर अपने स्टेट सब्जेक्ट नहीं बन पाए, उन्हीं से हम प्रतिक्रिया जानेंगे। आप ये बताएं, आज का ये पूरा जो राजनीति, आज संसद में जो घटनाक्रम रहा वो कितना युगांतकारी, कितना विशिष्ट, कितना ऐतिहासिक? देखो जी, ये जम्मू कश्मीर के लिए तो एक ऐतिहासिक क्या बहुत बड़ा दिन है। जैसे श्री राम जी आए थे, अयोध्या में आए थे, वापस आए थे तो लंका से रावण की पूरी लंका को ख़त्म करके आए थे, तो राम जी अयोध्या में आए थे तो कितनी खुशी बनाई थी। पूरे हिंदुस्तान वर्ष में पूरी दीपक जले थे, मोमबत्तियाँ जली थी, कितनी खुशियाँ मनाई थी। ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही हुआ ये, जैसे ये 370 ख़त्म हुई, हमें 70 साल के बाद समझो आज हम जम्मू कश्मीर वाले आज़ाद हुए। बल्कि हम इतने खुश हैं कि हम अब खुशी आपको मतलब सबसे दिवाली सरीखा है। आप ये बताएं, आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए, अब तक आपको क्या यहाँ की जो स्टेट सब्जेक्ट जिसको कहते हैं वो मिल पाया था? किस रूप में देखते हैं जब 35 से खत्म हो रहा, 370 खत्म हो रहा, राज्य का पुनर्गठन हो रहा? सर, हम 1947 के रिफ्यूजी हैं, तो हमारे को अभी तक स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनाया सर। कोई नौकरी नहीं, वोट देने का हक नहीं था हमारे को बिल्कुल। जो आज मोदी जी ने जो फैसला हुआ है, जो धारा हटाई है, जो हमारे रिफ्यूजियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हम दिवाली जैसा माहौल समझ रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर आज बहुत खुश है सर। आप रहते थे, वोट नहीं दे पाते थे बच्चे ना हमारे बच्चों को नौकरी, ना हमारे को नौकरी, ना हमारा स्टेट सब्जेक्ट बनाते थे। हमारे को जो देखना पसंद नहीं करते थे सर। कोई राशन डिपो से राशन नाम दिया हुआ रिफ्यूजी। अब मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के कि जे 370-35 ये जो हट गई, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को हो जाएगा। हम भी हिंदुस्तान के नागरिक बन गए आज। ये पूरी जब संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होगी तो एक आरक्षण विधेयक भी 10% आरक्षण विधेयक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कहा गया। खुद अमित शाह जी ने कहा कि अगर ये 370 खत्म होता है संवैधानिक प्रक्रिया में तो अपने आप भारत के सारे कानून लागू हो जाएंगे। यहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, SC ST OBC को। कितना युवा अपने को रोजगार को लेके या अपने राजनीतिक चैतन्यता को देख के कितना उत्साहित है? सर, युवा जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है यहाँ पे। तो इसमें मेन क्या चीज़ थी, जो पहले जो हमारे साथ जितना भी भेदभाव होता था जम्मू कश्मीर में, जितना भी भेदभाव करते थे, जो हमारे जो 4-5 फैमिली ऐसी थी जो सिर्फ अपने कश्मीर के लिए ही सोचते थे, ना कि हमारे लिए। मोदी जी और अमित शाह जी जिन्होंने 10% जो आरक्षण हमारे लिए सोचा, हमारे नौजवानों के लिए, या हमारे लिए उन्होंने नौकरी जो अब हमें मिलेंगी उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो चीज़ 1947 में, जो 1947 से लेकर 2019 तक हमने जो भेदभाव झेला है वो आज ख़त्म हो गया। हमारे लिए ये सिर्फ आज का दिन जो 5 अगस्त है, ये दिवाली से बड़ा दिन है और 15 अगस्त से भी बड़ा दिन है। आप देख सकते हैं 370 ही खत्म होने की खुशी लोगों के लिए नहीं है। विभेद जो था, विभेद का खात्मा है, अलगाववाद का खात्मा है। जो यहाँ पर तीनों क्षेत्रों में व्यवस्थित जो विकास नहीं होता था उसका खात्मा है। एक नई उम्मीद है, लोगों में नई ऊर्जा आई है और नई राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर, पूरे राष्ट्र की विकास धारा में शामिल होकर एक नई इबारत लिखने की भी लोगों में एक आस जगी है और निश्चित तौर से वो पूरी भी होगी। आरेंद्र, बिल्कुल, वो चेहरे की खुशी साफ तौर से पढ़ी भी जा सकती है उनके चेहरे पर और उनके अल्फाजों में वो झलक भी रहा है। शुक्रिया अश्विनी आपका, आपके साथ तमाम जो लोग मौजूद थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और फिलहाल हमको एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बहुत जल्द हाजिर होंगे। हम इस विषय पे लगातार कोशिश करेंगे जो आज का घटनाक्रम रहा है, इस घटनाक्रम के मायने क्या है, क्या कुछ जम्मू कश्मीर में बदलने जा रहा है, कैसे विकास की रफ्तार बढ़ने जा रही है, इस पर करेंगे चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्टे ट्यून्ड। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम
यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। Welcome back to this special edition of News Night. We are discussing the implications of the government's decision to partially abrogate Article 370, with that Article 35A that gave the J&K Assembly the right to decide on who the permanent residents of the state are, what are their rights and privileges, will also go. The Rajya Sabha has given its nod to this historic decision, and this resolution will now move next to the Lok Sabha, which will take a call on this tomorrow. And we continue to be joined by a host of guests in the studio. Praful Ketkar, how do you look at the way the Congress was by and large isolated in Rajya Sabha today? We've seen numerous instances in the recent past when the Congress has been isolated, be it the Triple Talaq bill or the Right to Information bill. And now, though we saw some objectionable behavior by PDP MPs and there were certain parties that walked out, there were several parties that never side with the government usually. For instance, the Aam Aadmi Party or even the TDP, the YSR Congress Party, they supported the Congress. And there is a voice coming in from inside the Congress of Janardhan Dwivedi saying that he supports the decision of the government. Why Janardhan Dwivedi? The chief whip of Congress in Rajya Sabha, Mr. Bhuvaneshwar Kalita, has resigned on this issue. Unfortunately, nobody discussed because this much of a discussion was going on. Yeah. But the Congress chief whip, who was supposed to give the whip, has resigned on this issue. So Congress is in a fix. Congress has seen that the opposition unity is broken. This is unprecedented because 125 versus 61 in Rajya Sabha. In Lok Sabha, it was already expected. But BJD. Even Telugu Desam Party, though they don't have much of a strength in Rajya Sabha now, but still Telugu Desam Party, AIADMK, YSR Congress, all of them have open-heartedly supported. This shows the overwhelming, and many of these parties have been skeptical about this particular thing. In fact, I remember in 1996 when Mr. Vajpayee could not prove his majority as the BJP's first Prime Minister, many of these parties actually opposed on 370 and related provisions. Now they have also realized that the overwhelming majority of Indian citizens wanted this hurdle to go. This is the final and full implementation and integration of Jammu and Kashmir. Implementation of the constitution and integration of Jammu and Kashmir is completed, is going to be complete with this process, and that is critical because we have been saying that Jammu Kashmir has been integral part of India. We have been talking about unity and integrity of India, but it was breached, and breached simply because you asked about the issue of terrorism. Now the biggest thing that is going to happen, because of it is union territory, it will be handled by center, one. But most importantly, most of the times we just bothered about Kashmir. We never mentioned, even in technicalities, we never mentioned Jammu, Kashmir and Ladakh. Now Ladakh will be taken, which is strategically much more important and just adjacent to China. That Ladakh will be taken care of separately. The issue of the infiltration will be localized, and Jammu people will get their due. So it is integration for all and implementation of the constitution for all.
बिल्कुल। कंवर आगा साहब, आपको लगता है कि कम से कम एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत थी, तब जाके इस प्रकार का आप प्रावधानों के साथ में संसद में आ सकते हैं? आपको लगता है उस लिहाज से मोदी सरकार की अगर बात की जाए तो कम से कम उनके लिए भी एक कहा जा सकता है कि इतना बड़ा उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया आज? बहुत ज़माने से बात हो रही थी, लेकिन ये इच्छा शक्ति किसी पहले नज़र नहीं आ रही थी, जो उन्हीं ने इस बात का डिमॉन्स्ट्रेशन किया। आज पार्लियामेंट में सभी पार्टियों ने इस बात को कहा, अधिकतर पार्टी बारिंग फ्यू सब तारीफ कर रहे थे कि ये इच्छा शक्ति है उनकी और उन्हीं ने किया। ये कोई बड़ा गैर मामूली ऐसा आसान नहीं था डिसीजन इसको लेना, इसलिए कि इतने समय से ये प्रॉब्लम चल रही थी और इसके इतनी इम्प्लीमेंटेशन और इतने कॉम्प्लिकेशन बताए जाते थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन फाइनली दूसरी बात ये भी थी कि उनके मैनिफेस्टो में भी मेंशन था, इससे पहले हालांकि बीजेपी के जितने भी मैनिफेस्टो आए हैं उन सब में ये प्रॉमिस किया गया था, हमेशा ये कहा गया था कि हम इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन कब प्रॉब्लम्स आती रहती थी। दूसरी बात ये भी थी कि राज्यसभा में मेजॉरिटी न होने की वजह से भी पिछले 5 साल में नहीं कर पाए, और अभी भी उनको ये प्रॉब्लम हालांकि मेजॉरिटी अभी भी नहीं है, मैंने कहा, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं ने मैनेज किया इसको भी, और ट्रिपल तलाक को भी, दोनों को जिस तरीके से मैनेज किया गया। इच्छा शक्ति के बगैर तो कोई सवाल ही नहीं होता कि ये काम हो। और दूसरी बात ये कि समय ऐसा था बहुत इम्पोर्टेंट, जिस तरीके से आतंकवाद फैल रहा था और जिस तरीके से उसको रोकने की ज़रूरत थी, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि आतंकवाद पे एक बड़ी लगाम लगाने की ज़रूरत थी, और जो संभव वही हो सकता था पॉसिबल के दिल्ली का शासन हो, वहाँ पे दिल्ली का कंट्रोल हो कम से कम, और वहाँ पे जो लोग हैं उनकी समझ में आए, उनको मिले, वहाँ का नैरेटिव बदले, आतंकवाद से हट के डेवलपमेंट, एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाए, तो उसमें इसकी बड़ी मदद है। So those are the overall objectives of the decision that the government of India has taken. But Praful Ketkar, what does this decision mean for socio-economic development of Jammu, Kashmir and Ladakh? Because we saw how equal rights were denied to women in J&K. Besides that, we saw how the Valmiki community or the SCs there, they were denied affirmative action benefits. Besides that, we also saw how human rights were denied as a whole, because several rights and privileges that were available to citizens all over the country were not available to the people of J&K. Kashmiri women were discriminated in unimaginable ways. See, the misuse of Article 370 and creation of Article 35A, through which this, you know, this permanent resident certificate PRC was made as mandatory for the state subjects. These were basically articles of discrimination. Please try and understand, this is the only state where class 4 services were reserved for Valmiki community. Can you imagine in Indian constitution, can we have any more regressive provision than this? And people call it special. How is it special? For whom? You know, and these questions were never raised. Many people, you know, do not know even the name of Pandit Premnath Dogra. You know, he is the one who actually led this movement after Shama Prasad Mukherjee. And entire Praja Parishad Andolan raised this issue because there were many from Dogra communities who came from the other side of, you know, the illegally occupied side of Jammu Kashmir, who never got permanent resident status. So a person coming from Pakistan, you know, and now getting married to a woman in the valley can become a permanent resident, but a refugee who genuinely came in 1947 still, you know, could not get his permanent resident status. So now these anomalies and these discriminatory provisions are automatically nullified. On legal point, I just want to make one thing clear. Many people said, you know, even Mr. P. Chidambaram said, how you can use 370 to nullify 370. Sorry, 370 was not used to nullify 370. Article 367 was used, one, which is the amendment constitution, the amendment provision. But more important than that, it was the presidential order that changed the entire context. If this presidential order is unconstitutional or illegal, then the order of 1954 was also unconstitutional and illegal.
You cannot have double standard on 1954 order and 2019 order. So legally, I think this was a very clever move, first to nullify the ill effects of Article 35A of 1954 order, and then use 367 to make amendment in 370 that allowed this parliament to do these changes with simple majority, and that entirely changed the game. बिल्कुल। जनरल कुलकर्णी, आपको लगता है कि अगर हम सुरक्षा और शांति के मोर्चे के लिहाज से बात करें तो बहुत कुछ बदलने वाला, क्योंकि आज हमने गृह मंत्री के बयान में भी इस बात का जिक्र था कि लगभग 42,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और अभी तक तरीके से रक्त रंजित इतिहास के तौर पे देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो दौर आ रहा है जहाँ पे ये रक्तपात खत्म होगा। आपको लगता है कि सुरक्षा के मोर्चे पे, शांति के मोर्चे पे एक बड़े बदलाव के गवाह बनने जा रहा है JNK? बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, ये मानसिकता है उसमें बहुत बदलाव आएगा, और जब मानसिकता बदल जाती है ऑटोमेटिकली ऑन ग्राउंड आप उसका देखेंगे किस तरीके से है। जहाँ तक कि सुरक्षा का सवाल है, अब आप देखिएगा जो भी है वहाँ पर आपने पाकिस्तान को एक साफ संदेश दिया है कि डोंट मेस अराउंड, हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नज़दीक नहीं आना। अब आपको मालूम हम क्या चाहते हैं। जो अलगाववादी हैं उनको पता चल गया है कि ये जो मतलब सेंटर ने अब मान लिया है कि अब हमने इस तरह की अलगाववादियों को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देना है। जो भी सॉफ्ट सेपरेटिस्ट थे उनको भी मैसेज चला गया है। सो दिस मैसेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेररिज्म तब पलता है जब मैसेजिंग क्लियर नहीं होता है। लोगों को ये नहीं मालूम है कि शायद वो इधर भी है और उधर भी है। अब सबको मालूम है कि द गवर्नमेंट इज सीरियस, गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस एंड यू बेटर वॉच आउट। जब इस तरह के मैसेजेस क्लियर कट जाते हैं एंड दैट देयर इज अ पॉलिटिकल विल एंड दैट इफ यू मेस अराउंड यू आर गोइंग टू सफर। जब इस चीज को मकसद में रखते हुए देखेंगे आप, अलगाववादी का खात्मा होगा, सुरक्षा बढ़ेगी, इंटरनेशनली सबको पता चल जाएगा कि यस बहुत हो गया, अब सर के ऊपर से पानी बह गया है, अब इस तरह की बातचीत नहीं चलेगी। और आप देखेंगे अब अभी तक पाकिस्तान का मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना है, ना देखा ना पढ़ा, पर आप देखेंगे अगले 2-3 दिन में पाकिस्तान खुद अब गड़गड़ाएगा और घबराएगा। ये जो है अब बहुत हो गया। There is already official statement from Pakistan, and Pakistan has said the timing is wrong. They haven't called the move is wrong. So the timing is wrong. The language has changed. But the larger issue is the separatist, the sponsoring agency of terrorism, and the pseudo-separatist. All of them actually running an industry to fool the people, not just of India, but entire Jammu Kashmir. Now that will be stopped. That nexus is broken. That nexus started breaking from the NIA rates and their funding sources. Now it has led to the logical conclusion even at the legal level. Now this nexus cannot work. They have realized this, and therefore I'm deliberately mentioning this. The open separatists like Gilanis and Yasin Maliks, the pseudo separatists like Muftis and Abdullahs, and the real center of terrorism, epicenter of sponsoring agency of terrorism, that is the Pak occupied Jammu Kashmir, all of them have realized that their nexus of running this industry in the name of Kashmir is not going to work. It is a new chapter in the in the independent history of India. But even to that, I'll just add a thing. The central funding which was being done, you can well imagine the kind of money that was going for 1% of the population, 10% of central funds. You see Uttar Pradesh, which may have a population of 14%, getting only 8%. What did that translate into? UP, every person was getting only 4,300 rupees per person. What was JNK getting? 93,000 rupees per person. So this kind of funding being done by the center for the state, and where was this being utilized? Militancy industry. That is where the whole money was going, because there was no control as to where the money would be going. Okay. Since there was no control, the misuse was there, whether it was banking or funding, and from where the money came from. So you'll find all of it will now get blocked. Everything will be under supervision. Now it's almost the militancy industry is over. बड़ा करप्शन बढ़ गया था वहाँ के ऊपर, जिस तरीके से फिर वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल दोनों पार्टीज थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, ये बिल्कुल फेल हो गई थी,
और इनके ये करप्शन जो वहाँ पे फैल रहा था उसको रोकने में असमर्थ रही, बिल्कुल एलिनेशन बढ़ता गया। allegations of corruption against Mehbooba Mufti as well as Farooq Abdullah as well. हाँ, वो सब पार्टी में ब्यूरोक्रेसी में इतना ज़्यादा हो गया था, जैसा अभी जनरल साहब ने बताया कि सारा पैसा साइफन आउट हो रहा था। उसमें पूरा बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक वाज इन्वॉल्व, उसके भी इंक्वायरी चल रही है अभी, और उसकी वजह से काफ़ी एलिनेशन हुआ वहाँ पे यूथ में। और यूथ, कोई दूसरा क्रिस्मेटिक लीडर भी नहीं आ रहा था वहाँ पे, इमर्ज कर रहा था। और फिर उसके अलावा रोज़ाना जिस तरीके से हुर्रियत पार्टी या सेपरेटिस्ट ग्रुप एक तरफ, कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं दूसरी तरफ, फिर उसके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ केवल एक बात करती थी कि हमको और ऑटोनॉमी दो, फिर पीडीपी की बात जो होती थी वो सेल्फ रूल की बात करती थी, कोई डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहा था वहाँ पे। तो हालात बिगड़ते ही चले जा रहे थे, बद से बदतर हो गए थे। और फिर उसके बाद कंट्रोल इन पार्टीज़ का भी नहीं रह गया। फिर उसके अलावा हमने ये देखा कि जिस तरीके से बाद में एंड ये हुआ कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचा था कि एक ही चीज़ हो कि भाई आर्टिकल, अगर ये आर्टिकल ख़त्म हो जाता है तो मर्जर कंप्लीट हो जाएगा भारत के साथ, और एक नया नैरेटिव, एक नया सिलसिला शुरू होगा। वो अब इससे शुरू हुआ है। देखना ये है कि कितना आगे, कितनी जल्दी है। बिल्कुल, ये आगे देखना ज़रूरी है। प्रफुल्ल केतकर जी, आपको लगता है कि बदलाव आएगा, ये हर कोई कह रहा है, लेकिन क्या आप बदलाव देख पा रहे हैं? किस तरीके का बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं? लद्दाख की बात की जाए और JNK के लिए ऐसा अगर बात की जाए, क्या बदलाव ज़मीन पर हमको देखने को मिलेगा? देखिए, मैं ये जो कल अभी लोकसभा में ये बिल चर्चा के लिए आएगा, लोकसभा में सरकार के पास मेजोरिटी पर्याप्त है, और जिस तरह के आज के बाकी अन्य राजनीतिक दलों ने भी उनको समर्थन दिया है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई दिक्कत आएगी। लेकिन उससे बड़ी दिक्कत जो आने वाली है वो आगे आने वाली है, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी ऐसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पारित हो चुकी है जो जम्मू कश्मीर में ये सारी चीज़ें लागू करने के लिए सरकार को पारित करनी होगी और उनका एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अभी ये नई यूनियन टेरिटरी बन गई जम्मू कश्मीर की, इसकी विद असेंबली है, तो उसका स्वरूप कैसे होगा? उसके लिए क्या नए तरीके से डिलिमिटेशन होगा? कितनी सीटों की संख्या होगी इस असेंबली में? क्या जम्मू को उसके अधिकार मिलेंगे? लेह लद्दाख में लेह और लद्दाख की अपनी अपनी डेवलपमेंट काउंसिल्स है। अब इस यूनियन टेरिटरी में उनके पावर्स फिर से डेलीगेट होंगे। 73rd और 74th अमेंडमेंट अपने आप लागू होगा, लेकिन उसके आधार पर सारी प्रोविजंस जो फाइनेंशियल, जैसे जम्मू कश्मीर बैंक, आरबीआई का कंट्रोल नहीं चलता था, अब वो चलेगा, लेकिन उसके लिए सारी सिस्टम्स और ऑर्डर्स, जो डॉक्यूमेंट्री लीगल वर्क है, वो तो करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है इन सारे प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करने का। पॉलिटिकली विल दिखाकर इसको पार्लियामेंट में पास करा लिया है और उसका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको एग्जीक्यूट कराना, मुझे लगता है ये आने वाले 2-3 महीने का एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए बहुत सारी ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकालनी पड़ेगी, और वो किस तरह से होता है और उसके आधार पर फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, डेलीगेशन, इसका किस तरह से वहां पे इम्प्लीमेंटेशन होता है कि कॉमन जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को लगे कि ये जो हर्डल था ये हमारी जिंदगी से हट गया, ये कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था, ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ के कुछ एक्टर्स ने पाकिस्तान के मदद से उपयोग में लाया था, ये उनको रियलाइज कराना होगा, तब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ ऐसे हम मान सकते हैं। So the legal challenge may well get over tomorrow, but the administrative challenges remain, but they are a matter of procedure. Notwithstanding that, a historical decision has been taken by the Rajya Sabha, and the Lok Sabha too is likely to take that historic decision forward by voting for it tomorrow. Well, in fact, the Prime Minister Narendra Modi has tweeted. Home Minister Amit Shah accurately highlighted the monumental injustices of the past and presented the government's vision for the people of Jammu and Kashmir in Rajya Sabha. Prime Minister Narendra Modi said on Monday after the revocation of Article 370. Sharing Shah's speech on his Twitter handle, PM Modi said the views put forth by the Home Minister were extensive and insightful. Well, Praful Ketkar, what do you make of the way Amit Shah presented his arguments during his reply to the resolution that he had moved earlier in the day? Did he break down things for the common man to understand it in the most simple terms? See, frankly speaking, I was expecting much more, detailed and logical questioning from the opposition side.
but none of them actually came. In fact, with his opening remark itself, opposition actually let down all the arms. So he actually chose to speak to the larger public and very carefully articulated the ill effects of these constitutional anomalies. What did they get because of this? Separatism, terrorism, corruption, nepotism, and all these effects. You know, the most important question I think he asked is, if 370 is so good and it giving so much of special status, unique identity, then why shouldn't it apply to the other states? Did Tamil Nadu or Gujarat or other states lost their unique identity or culture or language because they didn't, they didn't have this provision of 370? So I think it was the most logical answer, and not just answer, in fact clarification, elaborate clarification on point by point issues that were raised not just in parliament but outside parliament by so-called experts, legal experts, who were raising all kinds of questions, how you can use, presidential order, murder of democracy and all those things. And this reference to 1964 debate I think was very important. Never we have heard about that actual debate. 1964 debate, please remember, the reference to what Ram Manohar Lohia ji has Ram said Manohar during Lohia's that debate in Lok Sabha. speech. See, 1957 onwards, slowly, many provisions of the constitution were, made applicable to the state of Jammu Kashmir also. That's how election commission went there by 63. And Pandit Nehru wanted to take that process forward. Lal Bahadur Shastri wanted to make, and on this occasion there was a private member bill that was brought in 1964, and there was an elaborate discussion, and overwhelmingly Parliament agreed to pass. And by then, the relationship between Delhi and Jammu Kashmir and the rigging and all these things were exposed. Mr. Sheikh Abdullah himself was exposed, but that time there was no political will to take that process forward. And Gulzar Nanda, the then Home Minister, actually said that that reference historically I think was very important. That shows that there was at one point political consensus for removal of this hurdle. Eventually, thanks to some vote bank considerations, some perceptions were developed and systematically sold to certain sections in Jammu Kashmir that this is a special provision and meant to keep the Kashmiri, the so-called Kashmiri identity. See, I understand one simple thing. Gujarat speaks Gujarati, Tamil Nadu speaks Tamil. In 1947, Kashmiri was the overwhelming language of Jammu Kashmir. How suddenly after 1980s it became Urdu? Where did Kashmiri language go? Where did Kashmiri months go? Where did Kashmiri festivals go? Who killed that Kashmiri identity? Kashmiri identity was known for the blend of Sufism and Shaivism. Where is that Shaivism now? Who killed that Kashmiriyat? Now these questions were never asked. Thanks to Amit Shah's speech today, now these questions will be asked. Whoever is going to raise issues about questioning this removal of all these hurdles for complete implementation of constitution in Jammu and Kashmir. बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण और कई तथ्यों को आपने रखा और हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले फिलहाल प्रफुल्ल केतकर जी, आपका और कंवर आगा साहब, आप दोनों का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मेजर जनरल कुलकर्णी साहब हमारे साथ में बने रहेंगे और हम लगातार कुछ और मेहमानों के साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से आज के दिन की इस पूरी खबर के बाद में किस प्रकार से रिएक्शंस भी सामने आए। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले की चारों ओर स्वागत हो रहा है। बीजेपी के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों ने फैसले का स्वागत किया। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। यह है जश्न जो देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के साथ ही अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने के बाद देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक और गुजरात से लेकर असम पर हर जगह मोदी सरकार के इस निर्णय के बाद जश्न का माहौल है। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और अनुच्छेद 370 हटाने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने जो 60 साल में वो कर दिखाया है, जो एक संविधान एक विधान एक प्रधान होना चाहिए, वो करके दिखा दिया। 70 साल से जो मामला उलझा हुआ था
वो आज इन्होंने करके दिखा दिया है और इसमें देश का भी फायदा है, प्रदेश का भी फायदा है। वहाँ पे जो अलग से राज्य ध्वज था वो खत्म हो गया, राष्ट्र ध्वज होगा। इसमें जो भी समस्याएं थी, रीजनल समस्याएं, वो भी अब उनका जल्दी निदान हो पाएगा। पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण जेटली ने अनुच्छेद 370 पर सरकार के कदम को राष्ट्र की अखंडता की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। जेटली ने अपने ब्लॉग में कहा, अलग दर्जा होने से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। कोई देश ऐसे हालात को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता। आज एक ऐतिहासिक गलती को ठीक करने का काम हुआ है। अनुच्छेद 35A भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना पिछले दरवाजे से आया है। इसे जाना ही था। सरकार के फैसले से जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। अधिक निवेश, अधिक उद्योग, अधिक निजी शैक्षणिक संस्थान, अधिक नौकरियां और अधिक राजस्व आएगा। पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, बहुत साहसी और ऐतिहासिक निर्णय, श्रेष्ठ भारत, एक भारत का अभिनंदन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के सरकार के निर्णय से प्रसन्नता है। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि ये राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने की दिशा में साहसी कदम है। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का विषय भाजपा की विचारधारा का हिस्सा जनसंघ के समय से ही रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार के साहसपूर्ण कदम का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के हित के लिए अत्यधिक आवश्यक था। सभी को अपने स्वार्थों एवं राजनीतिक भेदों से ऊपर उठकर इस पहल का स्वागत और समर्थन करना चाहिए। बीजेपी के तमाम नेताओं ने फैसले का स्वागत किया है। वास्तव में आज जो काम हुआ है, मैं अभी राज्यसभा टीवी देख ही रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा काम मैं कहूँ। पूरा स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा काम जो देश हित में किया गया है, ऐसा मैं कहूँगी। जिस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, आज वो पूरा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो दूसरी बार आई है, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो काम कर दिया है जिसका इस देश को वर्षों से इंतजार था, 70 वर्षों से इंतजार था। और आज हमारे पास शब्द कम हैं, भाव ज्यादा हैं। देश के लिए ऐतिहासिक अवसर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का साकार करने का अवसर है। जब धारा 370 और उसके साथ 35A समाप्त हुआ तो निश्चित रूप से देशवासियों के लिए, जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक नया सुबह, एक नए सूर्योदय की तरह है। और देश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को बधाई। लेह के राजनेताओं ने लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का स्वागत किया है। कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप ने, जिन लोगों ने वहाँ पे जो सरकारें, जो शासन किया, राज किया, लद्दाख को सौतेली माँ का व्यवहार दिया, लद्दाख को डिस्क्रिमिनेट किया, लद्दाख को अपना हक नहीं दिया, चाहे आप फंडिंग में देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी में देखिए, एम्प्लॉयमेंट में देखिए। इसलिए 1948 से लेके आज तक लद्दाख वालों ने यूनियन टेरिटोरी चाहा है। पूरे लद्दाख वासी इसके लिए खुश है। इस फैसले से लद्दाख के लोग खुश है ही है। मैं समझता हूँ ये न सिर्फ लद्दाख के लोगों के हित में है, बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के हित में ये फैसला बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तमाम और दलों के नेताओं ने फैसले पर जश्न मनाया। ये जो व्यवस्था बनाई गई है, मैं मानता हूं कि देश के लिए जरूरी थी, जरूरी है। और पहले तो ये महत्वपूर्ण कदम जो अपनी सरकार ने उठाया है, तो मैं पूरे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। और यही आशा है कि अब आने वाले दिनों में अपने देश के साथ खिलवाड़ करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। यह एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक है, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया देख रहा है। देश आजाद होने के बाद एक पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने 370 हटाने का कवायद शुरू की। कानून के तमाम जानकारों ने फैसले का स्वागत किया है। 370 में ये कहीं लिखा हुआ नहीं था कि भारत का संविधान वहाँ नहीं लगेगा। टेम्पररी प्रोविजन था, ट्रांजिटरी प्रोविजन था, ट्रांजिशन खत्म हो गया, अब पूरा संविधान लग गया। Both these, Jammu and Kashmir and Ladakh,
both these will, by definition, will be territories administered by the Union. That is what a union territory means. Basically, they will be administered, controlled, ruled by the Union government and Union Parliament. कुल मिलाकर मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का चारों ओर स्वागत हो रहा है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। The entire nation hailed the decision of the government to partially abrogate Article 370 of the Constitution. Here's how the nation celebrated. People were all in celebratory mood after Modi government's historic decision on Jammu and Kashmir. Notwithstanding restrictions on movement of people, there were celebrations in parts of Jammu. People danced to drum beats and distributed sweets as they hailed the centre's move as a bold, historic and monumental decision towards delivery of justice to the region. We welcome this decision and we hope Jammu Kashmir या लद्दाख के लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, हमें उनकी फुलफिल हुई। जम्मू कश्मीर के लोग जो सेपरेट चाहते थे कि हमें सेपरेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे पूरा जो स्टेट के लोग हैं उनको पूरा हक मिलेगा। हमारे देश का ये एजेंडा रहना चाहिए, वन नेशन वन फ्लैग। ऐसा हमारे स्टेट के साथ भी होना चाहिए था। ऐसे हमें लगता था हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, अब हमें वाकई लगेगा कि वाकई हम इंडियन हैं। In Jammu's Udhampur, Kashmiri migrants hailed the government's decision and said they were confident that development and employment would get a big boost in the valley. These celebrations were not only restricted to J&K but from Leh to Bengaluru and Varanasi to Bhopal and even in Ludhiana and Ahmedabad, the entire nation hailed the decision and celebrated the big move by the Modi government. Celebrations were also witnessed in Gurugram, Ranchi and Ludhiana. In other parts of the country also people hailed the historic decision. ये एक ऐतिहासिक फैसला है हमारी केंद्रीय सरकार का और एक बहुत अच्छा फैसला है। आज तक इस धारा को अस्थायी रूप में बढ़ाया जाता था, आज़ादी के बाद आज तक किसी का हौसला नहीं हुआ और इस वर्तमान सरकार ने इसे स्थायी रूप में हटा दिया है। मोदी जी ने और शाह जी ने निर्णय लिया है धारा 370 को समाप्त करने का, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे जो है उग्रवाद में कमी आएगी और देश पूरी एकता में बंध जाएगा। हम सब देशवासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, गौरव का दिन है कि जो 70 वर्ष के पूर्व में जो हमारे साथ अन्याय हुआ था, हमारे कश्मीरी भाइयों को हमसे अलग रखा गया था, आज हम सब एक हो गए हैं। आज का दिन इतना बढ़िया दिन है जो वर्षों तक याद रखा जाएगा। हम सब हिंदू मुस्लिम सब एक होके इस देश को आगे बढ़ाएंगे और कश्मीर को साथ लेके चलेंगे। यही मोदी जी की प्रेरणा है और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी में कश्मीर भी बहुत बड़ा योगदान देने वाला है और ये अखंड भारत की जय। The Modi government's bold decision has been welcomed by people from all walks of life. Bureau Report, DD News. So celebrations taking place across the country over this historic decision of the government to partially abrogate Article 370 with that Article 35A, which gave J&K Assembly the right to decide on permanent residents of the state, on who to grant permanent residency. The rights and privileges will also go. The Rajya Sabha has given its note today. The resolution will go to Lok Sabha for its note tomorrow. Joining us now is a special panel of guests. G. Parthasarathy, former Indian High Commissioner to Pakistan, Sanjay Singh, political editor, firstpost.com, Lieutenant General retired Sanjay Kulkarni continue to be with us. Mr. Parthasarathy, I'll come to you first. The Foreign Ministry of Pakistan has reacted saying that the entire territory of J&K is disputed, and once again they are trying to internationalize the Kashmir issue. They are saying that organizations like the UN, human rights organizations, OIC, they should now break their silence. Would you say that Pakistan would be in jitters today? Once again, considering that the entire nexus of vested interests that was thriving in the interest of Pakistan in Kashmir will be broken now? Well, let's look at it this way, that I mean Pakistan totally lacks credibility when it talks about any amendments to our constitution. In terms of the prevailing circumstances on the other side of the line of control in Pakistan occupied Kashmir, you have a so-called representative government, whose
whose main executive council is headed not by the chief minister but by the prime minister of the country. Pakistan occupied Kashmir is administered even to the level of appointment of clerks by the Ministry of Kashmir Affairs in Islamabad. The same thing applies to Gilgit-Baltistan, only things are worse because the population there is largely Shia, and all that they do is contribute their soldiers for Kargil, and the Pakistan army refuses to bury them or even acknowledge them. That is the state of Pakistan occupied Kashmir, and I'm afraid we have not done a good enough job in pointing this out, but I think that is now coming. Now coming to their ability to take this up internationally, they will go to every international forum. They may get some UN official or some official of a UN organization or perhaps even the Organization of Islamic Countries to issue an odd statement. But is that going to change the policy in the Islamic countries of UAE or Saudi Arabia or Iran? The answer is no. Is that going to change the policies of the United States, Russia, or even China? Is no. So I think they have to do this to please their own domestic opinion, and I don't worry too much about it. Yes, we have an excellent ambassador in the UN in Syed Akbaruddin, and we've got ourselves elected now to the Security Council from next year. So I don't think that is going to present a problem to it. We can deal with it. But more important, we should watch out now for what they are going to do to promote unrest in the valley. That is the challenge, and I hope that what we are saying about effective governance we can do. And one last thing, since I'm Chancellor of the University in Jammu, I meet a lot of young students from the valley. It's been drilled into their mind that they are being subject to some form of tyranny. That needs to change. There has to be much better communication we should have with the youth and people of the valley. बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ आपने कही जी पार्था साहब। संजय कुमार सिंह जी, आपको लगता है कि अगर हम बात करें आज के इस फैसले की, कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसले के तौर पर, और कहा ये भी जा रहा है कि जो आज़ादी के वक्त एक बड़ी कमी रह गई थी जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय करने को लेकर, उसको जोड़ने को लेकर, आज वो कमी एक पूरी हो गई है और एक बड़े दिन के तौर पे नए शुरुआत 21वीं सदी के जम्मू कश्मीर के बनने को लेकर आज हुई है। देखिए, बड़ा फैसला कहें तो अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि जब से मैं कम से कम राजनीति कवर कर रहा हूँ इतना बड़ा कोई चीज़ आया हो, क्योंकि जब से हम जन्म हुए, जब से पढ़ना शुरू किया, तब से ये बात थी कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत हुई, जिसे शहादत भाजपा वो कहती है, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वो कस्टडी में मर गए थे, जब एक देश एक विधान एक निशान की वो बात कर रहे थे, नहीं चलेगा दो निशान दो विधान जी। तब से आज 66 साल गुजर गए और उस समय तक लोगों के अंदर एक भाव था, लेकिन वो भाव कभी ऐसा नहीं हो सका कि जो सत्तारूढ़ दल थे या जो सत्ता में पार्टी थी कि उसकी लीडरशिप के अंदर कभी इतना विश्वास हो, इतना ग्रिट हो कि इसे हटा सके। एट बेस्ट लोग क्या कहते थे, ये हटना चाहिए लेकिन हटेगा नहीं, किसी पार्टी के अंदर इतना दम नहीं होगा। अगर पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे तो कश्मीर के जितने भी लोग थे वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज सुबह भी आप संसद में भी कई नेता ऐसे थे जो ग्लूम और डूम की बात कर रहे थे। उस सिचुएशन में देखिए, मैं काबिले तारीफ इस चीज़ को ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये पेश किया गया, मोदी का दूसरा टर्म, पहला संसद का सत्र, उस सत्र के दौरान पहले कश्मीर में एक अलग सिक्योरिटी सिचुएशन को डील करने के लिए एक बिल्डअप वो किया गया। यहाँ आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मूव करते हैं कि हम EWS कैटेगरी के रिजर्वेशन को लाते हैं, वो भी मेरे ख्याल में एक रेड हेरिंग थी कि आप एक स्लॉट तैयार करके रखते हैं, उस स्लॉट में इसको फिट इन करना है, और आज कैबिनेट की बैठक होती है। अब तैयारी का ये आलम देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का या सरप्राइज एलिमेंट जो होता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन को जब आप डील कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में एक सरप्राइज एलिमेंट की जरूरत होती है। मोदी उस चीज के लिए जाने जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स में भी पता नहीं होता पाकिस्तान में कौन एम्बेसडर जा रहा है या वो कौन नीति आयोग जा रहा है या कौन राष्ट्रपति हो रहा है, वो नहीं पता होता। आप देखिए 117 पन्ने का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल है जो आज संसद में मूव हुआ जी। कितना लंबा प्रोसेस चला होगा, वो कहीं प्रिंट हुआ होगा, कोई बनाया होगा, बाकी कुछ किया होगा, किसी को भनक तक नहीं थी। मैक्सिमम आप क्या बात कर रहे थे कि 35A एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जा सकता है क्या? अरे यहाँ तो 370 चला गया, एक रेजोल्यूशन से, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से।
तो ये देखिए, ये तैयारी का आलम होता है एक ग्रिड का, जो पॉलिटिकल विल की आप बात कहते हैं, उस पॉलिटिकल विल का एक बात होता है। मोदी ने एक यात्रा निकाली थी जिसमें जोशी जी के साथ वो गए थे, मुरली मनोहर जोशी के साथ। उसमें बैकग्राउंड में एक मैं तस्वीर में देख रहा था 370 हटाओ। आज वो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह एक ऐसे सक्षम व्यक्ति वहां गृह मंत्री हैं, और ये जो कोऑर्डिनेटेड मूव हुआ, आप देखिए जब बिल पास हुआ संसद में, आम आदमी पार्टी जो मुखर है कि हमें स्टेटहुड चाहिए, वहां स्प्लिट हो जाता है, जेएनके और लद्दाख यूटी बन जाते हैं। सिर्फ यही नहीं हुआ रिपील, वहां वो यूटी बन गए। 35A की बात करते रहे दिन में, बाद में लोग को समझ में आया कि 35A तो अपने आप ही चला गया, उसकी जिक्र की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो पूरी तरीके से दिखाई भी पड़ रहा था कि आखिर किस प्रकार से तैयारी की सरकार ने। YSRCP, TRS, मतलब तमाम बाकी BSP, सबसे पहली पार्टी BSP, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, लेकिन समझ में नहीं। जब वोटिंग पे आता है, वॉइस वोट से ये पास होता है सर, वॉइस वोट से आर्टिकल 370 जिसके बारे में एक हवा ऐसा खड़ा किया गया था कि ये हो ही नहीं सकता, वो वॉइस वोट से पास होता है। और कश्मीर के अंदर एक डेला, एक ईंट नहीं चला है। ये कहते हैं एक विल, एक प्रिपेयर्डनेस। तो ऐतिहासिक तो है ही जनमानस में, मतलब पूरे देश में एक ऊर्जा का संचार है, खुशी का संचार है। और मेरे ख्याल में इस तरह के साहसिक कदम सरकारें चुनी जाती हैं इसलिए कि आप आएं और जनता के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं। Absolutely. In fact, divisions within the Congress have come to the fore. Congress leader Janardhan Dwivedi has tweeted saying that Ram Manohar Lohia was his guru, and he always agreed on the need to do away with Article 370 of the Constitution. Earlier we were also listening to Praful Ketkar, who was telling us about Bhuvneshwar Kaleta, the chief whip of the Congress, also resigning on this very issue. So divisions coming to the fore of the Congress party. जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, उसके हिसाब से ये एक राष्ट्रीय संतोष की बात है। एक भूल जो आज़ादी के समय हुई थी, उस भूल को देर से ही सही सुधारा गया, और ये स्वागत योग्य है। आज राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा में पास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं समझता हूं कि व्यापक रूप से पूरे देश को ये अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल हर तरफ से रिएक्शंस भी आ रहे हैं, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है, और आज का दिन के लिहाज से जो काम हुआ वो भी इतना महत्वपूर्ण। हम लगातार अपने मेहमानों से डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जहां विकास की बात है, राजनीति की बात है, वहां सुरक्षा को लेकर भी तमाम प्रकार के मसले हैं। जनरल कुलकर्णी, आपको लगता है कि जो प्रोविजन थे अभी तक की, कोई भी पाकिस्तानी युवक कश्मीर की महिला के साथ शादी करके वो यहाँ की नागरिकता हासिल कर सकता था, और इसके एवज में न जाने कितने लोगों ने हासिल की होगी और कितने टेररिस्ट तक के लोगों को उसका फायदा मिला होगा। कम से कम देश की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा था, अब तो वो रुकेगा इन सब चीजों के बाद में। 100%, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप देखेंगे अलगाववादी को जिस तरीके से मैसेजिंग हुआ है कि आप अब क्या कह सकता हूं मैं कि अब आप इस देश के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है। मैसेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इस तरह का संदेश देते हैं तो आप देखेंगे वाकई में ओवरऑल में जबरदस्त फर्क पड़ता है। मैं छोटी सी बात, एक उदाहरण देता हूं आपको लद्दाख का। अब लद्दाख में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सिर्फ JNK के ही लोग आते थे, अभी नहीं। अब आप देखिएगा कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 50,000 से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट लद्दाख में आते हैं, 50,000 से ज़्यादा। लद्दाख में आबादी तकरीबन 3 लाख के आसपास है। आप देखेंगे जिस तरह से के इन्वेस्टमेंट सब बाहर से आएंगे, लोग आएंगे, जो माहौल होगा, इतना इन्वेस्टमेंट आएगा और इतने फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, डोमेस्टिक टूरिस्ट आएंगे। आप माने जम्मू कश्मीर की आबादी है 14.2 मिलियन और जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं 14.5 मिलियन। 10 मिलियन तो सिर्फ जम्मू में आते हैं वैष्णो माता को देखने। तो आप देखिएगा कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये, क्योंकि माहौल जो है एक अच्छा माहौल होगा तो उसके कारण फर्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, सबसे बड़ी बात है। अब आप देखिएगा कि सबको मालूम है कि ये जो है, जो किसी के दिल में अगर कोई शक है, 1977 में मैं जब लेफ्टिनेंट था और जब कश्मीर में मेरी पोस्टिंग हुई, वो मेरे से पूछते थे आप कहाँ से आए। मैं कहता कहाँ से आए, हम तो हिंदुस्तान के हैं। आप कहाँ से? नहीं, हम तो कश्मीरी हैं। तो ये जो मानसिकता थी कि हम कश्मीरी हैं और आप हिंदुस्तानी हैं, ये जो मानसिकता खत्म हो गई।
अब उनको मानना पड़ेगा और ये कहेंगे वो खुद अपने दिल से कि हम भी हिंदुस्तानी हैं और आप भी हिंदुस्तानी हैं और हम सब भारतीय हैं। ये जो माहौल बदलेगा, इसके बाद आप देखेंगे वाकई में जो कि साइकोलॉजिकली जो है ये जो मिलिटेंसी इंडस्ट्री है, इतना पैसा हम लोगों ने इस प्रदेश में डाला, इतना पैसा, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, एक आदमी के ऊपर 93,000 रुपीज पर मैन इन JNK और यूपी में 4,300 रुपीज पर पर्सन, और ये 16 साल का पीरियड के ऊपर। आप अंदाजा लगाइए ये पैसा जाता कहाँ था। ये सब जो पैसा है करप्शन व्हाट इट्स पीक, मतलब कोई किसी को देख ही नहीं पा रहा है। अभी जब आप देखते हैं JNK बैंक के ऊपर आता है, फारूक अब्दुल्ला को बुलाया जाता है, BCCI का पैसा कहाँ गया है, महबूबा मुफ्ती को पूछा जाता है। एम्प्लॉयमेंट इट यूज्ड टू बी कॉमन, BJP पुलिस कहता है 70-30, मैं भी हैरान हो गया एक बार जब मैं उससे बात करा था। 70-30 यानी नहीं, 70% रिक्रूटमेंट तो मैं अपना करूँ, 30% मैंने NC और कांग्रेस को दे दिया है, और वो 30% पे कौन आएगा, जो उनके वर्कर्स हैं वो आएंगे। वेदर दे कॉम्पिटेंट नॉट कॉम्पिटेंट, वेदर दे क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई, उससे कोई लेना देना नहीं। तो आप देखेंगे वाकई ये जो पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं वो होएगा, और इसके बाद जब तब्दीली देखेंगे पूरे और हम लोगों को भी पूरे देश में भी इस तरीके से, मेरे को हर बार ये लगता है कि जो भी है मानसिकता जो है, जब एटीट्यूड बदलेगा, जब आपका अप्रोच बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। ठीक। Mr. Parthasarathy, Imran Khan has also said that this decision will further deteriorate relations between two nuclear capable neighbors. We've often heard this nuclear blackmail from the Pakistani side, and you would remember that Prime Minister Narendra Modi had once said in a rally, if they have nuclear weapons and we don't have our nuclear weapons for Diwali, we also have our nuclear weapons for some purpose. So do you think that, you know, this it's high time that Pakistan really gives up such excuses of being countries being nuclear capable and get down to cleansing its own system? No, I think you must understand something about Pakistan's nuclear strategy. Actually, if you study the strategy as drafted by the Strategic Forces Command, it's a pretty responsible one. But they can't impress their people with development. They can't impress their people with their military's achievement. The military has lost every war. It's lost out in Kargil, it's lost out in Bangladesh, it's lost out on Siachen. So this bravado has to be the showcasing of the Pakistani military. Now, the other thing you have to remember is Imran Khan is a front for the military. The founding father of his party was a person called Lieutenant General Hamid Gul, who was one of the more notorious directors general of the ISI. He is not alive, God bless him, but I knew him well. And these are guys who fought in Afghanistan, and after they prevailed against the Soviets, they thought they could prevail against everyone. They forgot it was American resources that allowed them to prevail. So the thing we have to watch out for is a continuing effort by the Pakistan army to stir up militancy again. I mean, let us not be complacent about what we have achieved, which is a great achievement. But the army still has a lot of work to do. The defenses now are strong. But I want to say one thing which the people of India must understand, why Pakistan is worried. Over the last few years, Mr. Modi has changed our military doctrine completely. We had a policy of respecting the line of control, the sanctity of the line of control, ever since I was there from the days of Kargil. The first surgical strike in 2016 after Uri was the first time when India said, if you hurt me, I am willing to cross the LOC to hurt you. That was a paradigm shift. Then you had Balakot. Balakot, you sent in the Air Force to bomb them. And now crossing you are the international boundary. Yes, now you are willing, you have made it very clear that you will use force when the need arises. For the first time, you've rained artillery fire from the Bofors gun, not at the peaks of Kargil but deep into Pakistan occupied Kashmir.
Now, these are military measures which they are seeing of a more assertive India. And they also recognize, and what shocked them was that after Balakot, not a single country criticized us, though we had crossed a huge threshold. So, I think the change in strategy that India believes in non-violence as preached by Mahatma Gandhi, but we will not keep turning the other cheek. If you attack us, you will pay a price. This is the lesson they are learning, and they are learning it at a time when inside their country, don't forget, the Punjabis and the Pashtuns are at loggerheads with each other on the borders of Afghanistan. So they do have these. Now they have a two-front problem which they never wanted to have, and like you are saying, the military doctrine of the Modi but this is the military, totally and therefore I think one thing we should do in our articulation, we should make it very clear that this is not directed against the Aam Aadmi of Pakistan. Absolutely. This is directed against their military, and I think we are doing a pretty good job of that, because what has happened now is the sort of confidence with which their military operated earlier, I don't see it. They are, and what we have to watch out for is Afghanistan. So, what happens there? Right. Well, joining us now is BJP MP from Ladakh, Namgyal Tshering Namgyal is with us. Mr. Namgyal, welcome to Newsnight. Are the people of Ladakh relieved a lot today? The decades-old demand for UT status or Union Territory status for Ladakh is finally coming true? Yeah, welcoming this the historic step, all the people of Ladakh are today very happy, because since last 7 decades we are demanding to make Ladakh a union territory and directly linked with the central government from Delhi. And this will not only prosperous the development of Ladakh region, it will also boost the national security. So I must say that this decision is the interest of nation. So that's why people of Ladakh are very happy. नामज्ञान जी, आपको पास अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि लद्दाख के पास में अपना किस तरीके का आने वाले वक्त में एक ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़ता नजर आएगा, जो एक यूटी के तौर पे अब आपके पास में बहुत कुछ करने को होगा और आपके यहाँ निवेश को लेकर भी बहुत सी संभावनाएं खुलेंगी, उस लिहाज से लद्दाख अब आने वाले वक्त में किस तरह से आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा? हाँ, देखिए, एक चीज़ ये समझना होगा, सबसे पहले अगर इस विषय पे हम चर्चा करें तो सबसे पहले लद्दाख को समझना होगा जी। 1947-8 से लेके लद्दाख को कश्मीर के साथ रखा गया, और लद्दाख के तब के हमारे जो लीडर्स है, तब के जो लद्दाख के लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि हम कश्मीर के साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख के बीच में कोई कॉमनलिटी नहीं है। हमारा वेशभूषा, हमारा लैंग्वेज, हमारा रहने का तौर तरीका, हमारा जियोग्राफिकल, हमारा क्लाइमेटिकल कंडीशन, एवरीथिंग इज डिफरेंट, कोई कॉमनलिटी नहीं है। फिर भी हमें आज तक कश्मीर के साथ जोड़ के रखा। लेकिन और साथ ही साथ लद्दाख का जो विकास जो है, कश्मीर के अंडर जो कश्मीर सेंट्रिक कुछ लीडरशिप ने कश्मीर में जो राज किया, और उन्होंने लद्दाख को आज तक डिस्क्रिमिनेशन, लद्दाख को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, सौतेली माँ के व्यवहार के अलावा और कुछ नहीं दिया है। और आज लद्दाख सफ़र कर रहे हैं, लद्दाख विकास नहीं हुआ है, तो वो केवल लद्दाख जो है भारत के लिए एक ज्योग्राफिकल पार्ट नहीं है। लद्दाख जो है भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट एरिया है, जो चीन और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसलिए आज ये जो हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, आज ये ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहे हैं, ये केवल लद्दाख के विकास को ही नहीं बल्कि देश के सीमा सुरक्षा के लिए, देश हित के लिए ये निर्णय होने जा रहे हैं। और लद्दाख वासी जो है 70 साल से यही चाहते थे, और आने वाले दिनों में लद्दाख का एक उज्जवल भविष्य होगा। लद्दाख वालों को जितने भी, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ फंड देखिए, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखिए, इन टर्म्स ऑफ खासकर हमारा जो प्रिजर्वेशन ऑफ हमारा एथनिसिटी, कल्चरल आइडेंटिटी होगा, ये जो है भविष्य में हमारे फेवर में होगा, जो कि भारत देश के हित के लिए होगा। इसलिए जो कमिंग ईयर्स को, इन भविष्य को मद्देनजर रखते हुए हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं।
जी नामज्ञान जी, आप रहिए हमारे साथ में, हम आपके पास वापस आते हैं। संजय सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय जी, आपको लगता है कि इस पूरे फैसले के बीच में अगर देखा जाए तो पंचायती व्यवस्था को कहीं एक महत्वपूर्ण तरीके से एक बल मिलता नजर आएगा, और डिसेंट्रलाइजेशन की जो पूरी एक प्रयास देश भर में हुआ था उससे जम्मू कश्मीर अछूता था, अब वो प्रयास होगा। सबसे ज्यादा जो करप्शन को लेके जो मसला था उस लिहाज से भी व्यवस्थाएं बदलेंगी। आपको लगता है कि अगर यही कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी तो एम्पावरमेंट और जो भ्रष्टाचार रुकेगा उससे ही तस्वीर बहुत कुछ बदलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि अमित शाह का जो रिप्लाई था 7 घंटे के बहस के बाद, वो जो सवाल आप पूछ रहे हो उसमें बहुत सारा चीज उन्होंने कहा और बहुत क्लैरिटी से कहा। वो स्पीच में भावना भी थी, फैक्ट्स भी थे, बाकी वो लोगों के वो एक आश्वासन भी था कि ये आपके अगेंस्ट नहीं है। 370 से आफ्टर ऑल फायदा किसको ही आया 35A से, और जो फैक्ट्स दिए गए उसमें किसी ऑपोजिशन लीडर के पास बोलने के लिए, काउंटर करने के लिए कुछ नहीं था। मैंने मतलब ऐसा बहुत लंबे समय के बाद सुना होगा कि कोई मंत्री भाषण दे रहा हो और जिस चीज पे इतना सारा विवाद हो वहां से कोई स्वर विरोध का या चैलेंज या काउंटर करने का नहीं आया हो। जी। अब इशू यहाँ पे ये है कि जो चीज आप कह रहे हैं कि लोगों का इसे मतलब अगर आप कोई जमीन वहां खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता, तो कोई भी चीज की प्रॉपर्टी की वैल्यू नोशनल है। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे और जिसके बारे में जनरल कुलकर्णी और पार्थसारथी साहब भी एक इशारा कर रहे थे कि यूथ में आप एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करते हो इंडिया के प्रति, मतलब एक र्यूमर मॉन्गरिंग की तरह या इंडोक्ट्रिनेशन की तरफ। और दूसरी चीज, जो पैसे वहां पे जाते हैं, जो उन्होंने फिगर्स मार्शल आउट किए पूरे देश वीजा वी कश्मीर में, भारत सरकार तिगुने चौगुने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है और वो पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? एक सेलेक्टेड लोगों के पास जाती है जो, और बाकी वो पूरी की पूरी आवाम वो गरीबी का जीवन जीती है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें जब उसके बारे में वहां के लोग समझेंगे, जिस तरह से उनको गुमराह किया गया है, एक तरफ से आप वो पॉलिसी भारत सरकार लेकर के चल रही है जो कुछ दिन पहले वहां जनरल ने कहा और उसके पहले मतलब जनरल रावत ने कही कि जो भी गन उठाएगा उसके साथ क्या सलूक होगा और वो कहाँ जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि ये समझाना कि 370 का जो अबॉलिश किया गया है, 335A जो अबॉलिश किया गया है, ये वहां के लोगों के फायदे का है। क्योंकि जो देश के साथ आप कैसे मेन स्ट्रीम में, मतलब जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनसाइंड है, हर आदमी बोलता है हम आर्टिकल ऑफ फेथ, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं था। वो कम से कम अब जमीन पे देखता हुआ जमीन पे दिखाई पड़ेगा। इसमें देखिए एक और भी चीज हुई कि जैसे आज आमतौर पे आप देखेंगे कि ये कहा जाता था कि राज्यसभा में बीजेपी कमजोर है। इस बिल को राज्यसभा में लेकर के रेजोल्यूशन को, बिल को, 4 चीजें एक साथ, मतलब एक साथ 4 चीजों पे डिबेट चल रहा है, वोटिंग अलग हो रही है। तो ये भी एक वो जो एक एक करके वो तमाम जो भ्रांतियां थी जिसके बारे में थोड़ी देर पहले पार्थसारथी साहब जिक्र कर रहे थे कि उरी और बालाकोट के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वो संसद के अंदर भी है कि आपकी ये भ्रांति है कि बीजेपी वहां पे कमजोर है, तो लोग कमजोर जगह पे जो मतलब आजादी के बाद का सबसे कंट्रोवर्शियल मूव हो सकता है उसे हम वो करके दिखा रहे हैं और नई परिभाषाएं और नई लकीर खींच के दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपके पास फिलहाल वक्त इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मेहमान हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। राइट, लेट्स गो टू Mr. Namgyal again. Mr. Namgyal, what was the kind of discrimination that Ladakh had faced all this while when it was a part of Jammu and Kashmir state in terms of development, funding, employment? Was the development lopsided and Kashmir centric all this while, and how has Ladakh lost out in the process, and do you think that all that is now set to change? Yeah, I'll tell you the ground reality. While Jammu Kashmir is getting fund from central government as per the geography of Jammu Kashmir and Ladakh, and Ladakh possesses 70% area of the Jammu Kashmir. While distributing the fund in Kashmir, it distribute as per population. So we have very scarce population. इसलिए लद्दाख को जो है, अब यहाँ से जब दिल्ली से लाते हो तो एरिया दिखा के लाते हो, लेकिन हमें वहाँ से जब कश्मीर से देना होता है तो आप पॉपुलेशन दिखा के, ये बिल्कुल अन्याय है। और जितना भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है आज तक लद्दाख के लिए बिल्कुल ना के बराबर है। और लद्दाख स्पेसिफिक मैं आपको कोट करके बताता हूँ, जो लास्ट मोदी सरकार इससे पहले 5 साल में हमें पश्मीना, फॉर एग्जांपल पश्मीना प्रमोशन के लिए 50 करोड़ मिला था, कश्मीर में पहुंच के वो पैसा बिल्कुल गायब हो गया, वो डाइवर्ट कर दिया। हमें बीच में किसी ने बताया, हमने केंद्र सरकार से कंप्लेंट किया तो वो पैसा तब जाके वहां आ रहा है।
उसी तरह आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में देखिए, जम्मू कश्मीर के 2 स्टेट कैपिटल है, विंटर कैपिटल और समर कैपिटल, जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे जो सिविल सेक्रेटरीट है वहाँ पे कितना एम्प्लॉयज है आप देखिए, उसमें लद्दाख का कितना परसेंटेज है वो आप गौर करके देखिए। उसी तरह हर क्षेत्र में, हर एरिया में, मैं आपको यूनिवर्सिटीज गिन के बता सकता हूँ। जब वहाँ पे 13 यूनिवर्सिटी रनिंग है, लद्दाख में हाल ही में जाके यूनिवर्सिटी अनाउंस हुआ है, अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है। जम्मू कश्मीर में कितना मेडिकल कॉलेज है आप देखिए, लद्दाख में नील है। जम्मू कश्मीर में कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है, लद्दाख में नील है। आज हमारे 40-50 हजार संख्या में हमारे स्टूडेंट्स जो है बाहर के सिटीज में क्यों माइग्रेट होना पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स पे इकोनॉमिक बर्डन है, हमारे कल्चर जो है लुप्त होते जा रहा है। और ये करते करते धीरे धीरे लद्दाख का डेमोग्राफी कंप्लीट चेंज करने जा रहे थे। आज जाके मोदी सरकार ने ये जो निर्णय लिया वो कंप्लीटली लद्दाख के हित में है, और इस डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए लद्दाख पे ये ऐतिहासिक जो डिसीजन ले रहा है, हम इसका वेलकम करते हैं। And will the autonomous councils that are there in Ladakh get more powers as a result of this decision to have a direct relationship between the centre and the now to be formed Union Territory of Ladakh? या जहां तक मैं समझता हूं, लेह और कारगिल दोनों में जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो पिछले 20-23 साल से अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और वहाँ के जो जियोग्राफिकल क्लाइमेटिकल कंडीशन को देखते हुए जो प्लान फॉर्मुलेट करना होता है वो काउंसिल का सब्जेक्ट है। अब इससे आगे क्या होगा, लद्दाख को जितना भी फंडिंग होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्ट ऑटोनोमस काउंसिल ले और ऑटोनोमस काउंसिल कारगिल को जाएगा, और वहाँ पे उस एरिया के, उस क्षेत्र के जो दृष्टि से वहाँ के चाहत के तौर पे वहाँ कैसे डेवलपमेंटल प्लान एग्जीक्यूट करना होगा, वो प्लान फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन जो है वो दोनों काउंसिल ही करेंगे। और जिसके वजह से लद्दाख को एक प्रोस्पेरियस मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट एज वेल एज स्पिरिचुअल पॉलिटिकल एस्पिरेशन, ये सारा फुलफिल होगा जो आज तक नहीं होते थे। आज तक क्या होते थे, लद्दाख के नाम से आपके ज्योग्राफी देखा है कि आपके श्रीनगर वहां से फंड ले लेते थे, और कश्मीर के कुछ वहां कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल लीडर बैठ के लद्दाख को लेके पॉलिसी बनाते थे। और एक चीज मैं यहां पे कोट करके बताना चाहूंगा, लद्दाख ने आज तक अपने लीडरशिप और लद्दाख के प्रति डिसीजन लेने का हक जो है, निर्णय लेने का और लद्दाख के प्रति बोलने का, लद्दाख को रिप्रेजेंट करने का हक आज तक हमने कश्मीर के किसी लीडर की, किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमने नहीं दिया है। और जब भी लद्दाख पे डिसीजन होना हो, हमने हमेशा कहा कि लद्दाख के हित के लिए लीजिए, भारत देश के हित के लिए लीजिए और लद्दाख को पूछ के लीजिए। आज पहली बार भारत के इतिहास में लद्दाख वालों ने पिछले 70-71 साल जो डिमांड किया वो पहली बार फुलफिल होने जा रहा है, और इसके लिए लद्दाख वाले जो है भारत सरकार के प्रति हम प्रशासन करते हैं। Absolutely. So decades old demand of Ladakh to be a union territory has now been accepted. Soon Ladakh will be a union territory without a legislature, but that will mean quite a bit for development and security of the border region of Ladakh. Thank you so much, Mr. Namgyal, for having joined us on Newsnight tonight. Well, with regard to the security situation in Jammu and Kashmir, in view of the centre's historic resolution for abrogating Article 370 and reorganization of J&K state, security has been tightened in the state and across the country. Here's a roundup. After Centre's historic move to revoke Article 370, which gave special status to Jammu and Kashmir, all security forces formations in the country have been put on high alert. To keep the situation under control in J&K, Union Home Ministry has directed all Central Armed Police Forces and Central Security Agencies to take necessary precautions and step up protection of their campuses and movements by issuing specific advisories. Amid massive protests by opposition in Parliament and parties in Jammu and Kashmir, thousands of paramilitary troops have been airlifted and moved in from Uttar Pradesh, Orissa, Assam and other parts of the country to the Kashmir Valley. Apart from that, Section 144 has been imposed in parts of J&K, including Jammu and Srinagar. Schools and colleges have been shut until further notice by the centre. In an advisory issued by the centre, it has requested that all requisite measures may be taken to ensure that peace and communal amity is maintained across the country. The advisory also said that suitable instruction should be issued to law enforcement agencies to maintain vigil against circulation of false, unverified news, rumors, unscrupulous messages on social media aimed at disturbing peace or inciting violence.
Bureau Report, DT India. तो बिल्कुल सुरक्षा के मसले पे भी तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन आज के महत्वपूर्ण फैसले से किस प्रकार से एक बड़े बदलाव की बात की जा रही है जम्मू कश्मीर में 21वीं सदी के जम्मू कश्मीर को बनाने को लेकर। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। जी पार्थसारथी जी, किस तरीके से आप इस पूरे पहल को देखते हैं? कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की जो पूरी रणनीति है उसमें एक बड़े बदलाव के तौर पर आज के इस कदम को कहा जा सकता है। क्या बड़ा एक बदलाव हम आने वाले वक्त में ट्रांसलेट होते हुए देख पाएंगे? देखिए, बड़ा बदलाव तो आया है। मोदी जी और अमित शाह जी के प्रयास को इसे इसमें प्राथमिकता देना चाहिए, उनका ही रोल था इसमें। लेकिन परिवर्तन को आगे सोच समझ कर ले जाना पड़ेगा। पहली बात ये कभी ना सोचिए कि इस कदम से आतंकवाद रुक जाएगा और हर चीज़ वहाँ शांतिपूर्ण रहेगी। सेना के वहाँ ज़रूरत है और ये भी सेना को वही आपको फ्रीडम देना चाहिए जिससे अगर वो ज़रूरत पड़े तो सीमा पार जाएं और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो या बालाकोट हो उत्तर पूर्वी प्रांत में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक आप उनको सुरक्षा के मामले में उनके मन में एक अनिश्चितता नहीं फैले, तब तक वो शरारत करते रहेंगे, ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये, पाकिस्तान में कूटनीतिक तौर से आर्थिक दबाव भी कायम रखना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने जाके ट्रंप के साथ कोई समझौता कर लिया और कह दिया कि अफ़गानिस्तान में हर चीज़ ठीक होगा, कि वो आर्थिक सहायता का दबाव निकाला जाए। जब तक पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव में रहता है और भारत की ओर से एक ऐसी परिस्थिति होती है कि वो मनमानी नहीं कर सकता आतंकवादी हमलों के साथ, तो वो इस बार जानते थे कि जब से हमने वो अमेरिकन एक ऑटोमेटिक राइफल और उनके जो ग्रेनेड्स वगैरह पकड़ा पाकिस्तान में बनाया गया, तब से उनको ये स्पष्ट हो गया था कि इसके खिलाफ पुलवामा जैसे हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे अगर उन्होंने कुछ शरारत की। ये दबाव उन पर रखना पड़ेगा, खास तौर पर उनकी सेना पर और कूटनीतिक तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। सभी स्तरों पर एक तरीके से दबाव बना और आर्थिक दबाव तो रहना ही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था उनका बिगड़ गया है। तो ये बहुत जरूरी है। Absolutely, Mr. Parthasarathy, before we take the last comments from Lieutenant General Kulkarni, just wanted your thoughts on what Home Minister said towards the end of his reply in Rajya Sabha. He said that the road to resolution of J&K issue goes through abrogation of Article 370. In the past, you would remember what Defence Minister Rajnath Singh had said. He had said that if ever there are talks on the Kashmir issue with Pakistan, it will include Pakistan-occupied Kashmir also. What next can one expect? Can this issue be resolved diplomatically or with the use of force? What do you foresee? Look, until the pressure grows on the Pakistan military, like it grew after the American attack on Afghanistan, then Musharraf gave Mr. Vajpayee an assurance that territory under Pakistan's control will not be used for terrorism. He kept that assurance for 2 or 3 years, but then the army overruled him, though he was a former army chief. So I think until you are able to create conditions in Pakistan where the army cannot go back to this sort of strategy, you're going to have continuing problem. Not as serious as before, because if you have sorted out your domestic issues and have a satiated population in Jammu and Kashmir, things are so much easier. And I think what has been achieved here is an important part of that larger struggle. The larger struggle will continue. Pakistan will remain dissatisfied. Right. You give them Kashmir, they will next ask you for Junagadh and then Hyderabad. That's what their larger aims are. So dealing firmly with them, but at the same time without being too strident or rhetorical, so that people in Pakistan understand you're serious. Very briefly, Lieutenant General Kulkarni, will the abrogation of Article 370 partially though, because the clause 1 remains,
cleanse the entire system? We remember how Burhan Nawani's father was a headmaster in a Jamaat-e-Islami school. He must have brainwashed not just his child's minds, but also that of a lot of JNK youth. Is the system set to be cleansed? You know, JNK, as any state for that matter, education is a state subject. Now, this becoming a union territory, you find there will be a change in the curriculum. You will find de-radicalization taking place, resulting in all the ills that are taking place. All along, as what Mr. Parthasarathy, since he served in the army and he knows much better, the low-cost option, what Pakistan always thought was a low-cost option, Pakistan also used some of these people within the state, and especially the Hurriyat lobby, to be able to support and to see to it that they meet with an end over there. All of it will now come to an end. But notwithstanding all that, the guards cannot be down. We cannot get complacent. We must get going with what we are doing. All this is, yes, definitely a messaging has been done, but the guards must be up. We must get along. We must isolate Pakistan without बिल्कुल ये कोशिश चलती रहेगी। वक्त सर इजाजत नहीं दे रहा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल विशेष न्यूज़ नाइट के इस सफर में आज बस इतना ही, लेकिन इस मसले को लेकर लगातार तमाम अन्य खबरों को लेकर हम आपको रूबरू कराते रहेंगे अपने अन्य बुलेटिन में। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी मुनमुन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Generally, you are from Pune or where? Absolutely.